नमस्ते। आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग या गोल्डन रूल्स फॉर मेकिंग मनी, जिसे लिखा है पीटी बार्नम ने। यह किताब धन कमाने की कला और जीवन में सफलता के सुनहरे नियमों को सिखाती है। यह रिकॉर्डिंग यश के एआई अवतार के द्वारा की गई है। वह हिंदी audiobook.com द्वारा प्रस्तुत की गई है। पब्लिक डोमेन। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां हमारे पास लोगों की तुलना में अधिक भूमि है, अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के लिए पैसा कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तुलनात्मक रूप से नए क्षेत्र में सफलता के इतने सारे रास्ते खुले हैं, इतने सारे व्यवसाय हैं जो भीड़-भाड़ वाले नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति जो कम से कम कुछ समय के लिए किसी भी सम्मानजनक व्यवसाय में शामिल होने के लिए तैयार है, उसे आकर्षक रोजगार मिल सकता है। जो लोग वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बस उस पर अपना मन लगाना है और उचित साधन अपनाना है, जैसा कि वे किसी अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं जिसे वे पूरा करना चाहते हैं, और यह काम आसानी से हो जाता है। लेकिन पैसा कमाना चाहे जितना भी आसान क्यों ना हो, मुझे कोई संदेह नहीं है कि मेरे कई श्रोता इस बात से सहमत होंगे कि इसे बनाए रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। फ्रैंकलिन ने सही कहा है कि धन का मार्ग मिल के मार्ग जितना ही सरल है। यह केवल इतना है कि हम जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। यह एक बहुत ही सरल समस्या लगती है। मी माई कॉबर, जो कि मिलनसार डिकेंस की उन खुशियों भरी रचनाओं में से एक हैं, इस मामले को मजबूती से पेश करते हैं जब वे कहते हैं कि प्रतिवर्ष 20 पाउंड की वार्षिक आय होने पर भी 20 पाउंड और 6 पेंस खर्च करना सबसे दुखी व्यक्ति है, जबकि केवल 20 पाउंड की आय होने पर भी 19 पाउंड और 6 पेंस खर्च करना सबसे सुखी व्यक्ति है। मेरे कई पाठक कह सकते हैं, हम इसे समझते हैं, यह अर्थव्यवस्था है, और हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था ही धन है। हम जानते हैं कि हम अपना केक खाकर उसे रख भी नहीं सकते। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि शायद इस बिंदु पर गलतियों के कारण विफलता के ज्यादा मामले सामने आते हैं किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में। सच तो यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जबकि वास्तव में वे नहीं समझते। सच्ची अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से समझा जाता है, और लोग जीवन भर इस सिद्धांत को ठीक से समझे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। कोई कहता है, मेरी आय इतनी है और मेरा पड़ोसी भी इतना ही कमाता है, फिर भी हर साल वह कुछ ज्यादा कमाता है और मैं कम कमाता हूँ। ऐसा क्यों है? मैं अर्थव्यवस्था के बारे में सब जानता हूँ। उसे लगता है कि वह जानता है, लेकिन वह नहीं जानता। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब पनीर के छिलके और मोमबत्ती के सिरे बचाना है, धोबी के बिल से 2 पैसे काटना है, और सभी तरह की छोटी मोटी नीच गंदी हरकतें करना है। अर्थव्यवस्था मतलबीपन नहीं है। दुर्भाग्य यह भी है कि इस वर्ग के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को केवल एक ही दिशा में लागू करते हैं। उन्हें लगता है कि वे जहां 2 पैसे खर्च करने चाहिए, वहां आधा पैसा बचाकर इतने शानदार तरीके से किफायती हैं कि वे सोचते हैं कि वे दूसरी दिशाओं में भी बर्बाद कर सकते हैं। कुछ साल पहले जब मिट्टी के तेल की खोज या विचार नहीं किया गया था, तब कोई भी व्यक्ति कृषि क्षेत्रों में लगभग किसी भी किसान के घर पर रात भर रुक सकता था और बहुत बढ़िया खाना खा सकता था। लेकिन रात के खाने के बाद वह बैठक में पढ़ने की कोशिश कर सकता था, और एक मोमबत्ती की अकुशल रोशनी में यह असंभव पाता था। परिचारिका उसकी दुविधा को देखकर कहती थी, यहाँ शाम को पढ़ना बहुत मुश्किल है। कहावत है, एक साथ 2 मोमबत्तियां जलाने के लिए आपके पास समुद्र में एक जहाज होना चाहिए। हमारे पास अतिरिक्त अवसरों को छोड़कर कभी भी एक अतिरिक्त मोमबत्ती नहीं होती है। ये अतिरिक्त अवसर शायद साल में 2 बार आते हैं। इस तरह से वह अच्छी महिला उस समय में 5, 6 या 10 डॉलर बचा लेती है। लेकिन अतिरिक्त रोशनी से जो जानकारी मिल सकती है, वह निश्चित रूप से 1 टन मोमबत्तियों से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। यह महसूस करते हुए कि वह टैलो कैंडीज में बहुत किफ़ायती है, वह सोचती है कि वह अक्सर गांव जाकर रिबन और फरबेलों के लिए 20 या 30 डॉलर खर्च कर सकती है, जिनमें से कई जरूरी नहीं हैं। यह गलत अर्थ अक्सर व्यवसाय करने वाले लोगों में देखा जा सकता है, और उन मामलों में यह अक्सर लेखन कागज पर चला जाता है। आपको अच्छे व्यवसाय मिल जाएंगे जो सभी पुराने लिफाफे और स्क्रैप सहेज कर रखते हैं, और अगर वे बच सकते हैं तो दुनिया के लिए कागज की नई शीट नहीं फाड़ेंगे। यह सब बहुत अच्छा है। वे इस तरह से साल में 5 या 10 डॉलर बचा सकते हैं,
लेकिन इतने किफ़ायती होने के कारण सिर्फ नोट पेपर में उन्हें लगता है कि वे समय बर्बाद कर सकते हैं, महंगी पार्टियां कर सकते हैं और अपनी गाड़ियां चला सकते हैं। फ्रैंकलिन के स्पिगॉट पर बचत और बंगहोल में बर्बादी, पैसा समझदारी और पाउंड मूर्खता का एक उदाहरण है। पंच ने इस एक विचार वर्ग के लोगों के बारे में बोलते हुए कहा कि वे उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपने परिवार के खाने के लिए एक पैसे की हेरिंग खरीदी और फिर उसे घर ले जाने के लिए एक कोच और 4 लोगों को काम पर रखा। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इस तरह की अर्थव्यवस्था का अभ्यास करके सफल हुआ हो। सच्ची मितव्ययिता हमेशा आय को व्यय से अधिक रखने में निहित है। यदि आवश्यक हो तो पुराने कपड़े थोड़े समय तक पहने, नए दस्ताने का उपयोग न करें, पुराने कपड़ों की मरम्मत करें। यदि आवश्यक हो तो सादा भोजन करें, ताकि सभी परिस्थितियों में जब तक कि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना न हो जाए, आय के पक्ष में मार्जिन बना रहे। एक पैसा यहाँ और $1 वहाँ ब्याज पर रखने से संचय होता रहता है और इस तरह वांछित परिणाम प्राप्त होता है। इस मितव्ययिता को प्राप्त करने के लिए शायद कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एक बार आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि अतार्किक खर्च की तुलना में तर्कसंगत बचत में अधिक संतुष्टि है। यहाँ एक नुस्खा है जो मैं सुझाता हूँ। मैंने पाया है कि यह अपव्यय के लिए एक उत्कृष्ट इलाज है और विशेष रूप से गलत मितव्ययिता के लिए। जब आप पाते हैं कि वर्ष के अंत में आपके पास कोई अधिशेष नहीं है और फिर भी आपकी आय अच्छी है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप कागज के कुछ पन्ने लें और उन्हें एक पुस्तक में बनाएं और खर्च की प्रत्येक मद को लिखें। इसे हर दिन या सप्ताह में 2 कॉलम में पोस्ट करें। एक का शीर्षक आवश्यक वस्तुएं या सुविधाएं हो और दूसरा शीर्षक विलासिता हो, और आप पाएंगे कि बाद वाला कॉलम पहले वाले से 2 गुना, तिगुना और अक्सर 10 गुना बड़ा होगा। जीवन के वास्तविक सुख सुविधाओं की कीमत हम में से अधिकांश लोगों की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है। फ्रैंकलिन कहते हैं, यह दूसरों की आंखें हैं, न कि हमारी अपनी आंखें, जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर पूरी दुनिया अंधी हो जाए सिवाय मेरे, तो मुझे बढ़िया कपड़ों या फर्नीचर की परवाह नहीं होगी। यह डर है कि श्रीमती ग्रुंडी क्या कह देंगी, जो कई योग्य परिवारों की नाक में दम कर देता है। अमेरिका में कई लोग यह दोहराना पसंद करते हैं कि हम सभी स्वतंत्र और समान हैं, लेकिन यह एक से अधिक अर्थों में एक बड़ी गलती है। हम सभी स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं, यह एक अर्थ में एक शानदार सत्य है। फिर भी हम सभी समान रूप से अमीर पैदा नहीं होते हैं और हम कभी नहीं होंगे। कोई कह सकता है, एक आदमी है जिसकी सालाना आय $50,000 है, जबकि मेरी $1,000 है। मैं उस आदमी को तब से जानता हूं जब वह मेरी तरह गरीब था। अब वह अमीर है और सोचता है कि वह मुझसे बेहतर है। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं भी उतना ही अच्छा हूं जितना वह है। मैं जाकर एक घोड़ा और गाड़ी खरीदूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं जाकर एक घोड़ा और गाड़ी किराए पर लूंगा और आज दोपहर उसी सड़क पर चलाऊंगा जिस पर वह जाता है, और इस तरह उसे साबित करूंगा कि मैं भी उतना ही अच्छा हूं जितना वह है। मेरे दोस्त, तुम्हें यह परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आसानी से साबित कर सकते हो कि तुम उसके जैसे ही अच्छे हो। तुम्हें बस उसके जैसा ही व्यवहार करना है, लेकिन तुम किसी को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि तुम उसके जैसे अमीर हो। इसके अलावा, अगर तुम यह अहंकार दिखाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो और अपना पैसा खर्च करते हो, तो तुम्हारी बेचारी पत्नी को घर पर अपनी उंगलियां रगड़नी पड़ेंगी और उसे एक बार में 2 औंस चाय खरीदनी पड़ेगी और बाकी सब कुछ अनुपात में खरीदना पड़ेगा, ताकि तुम दिखावे को बनाए रख सको और आखिरकार किसी को धोखा न दो। दूसरी ओर, श्रीमती स्मिथ कह सकती हैं कि उनके पड़ोसी ने जॉनसन से उसके पैसे के लिए शादी की और हर कोई ऐसा ही कहता है। उसके पास $1,000 का ऊंट के बाल का बढ़िया शॉल है और वह स्मिथ से एक नकली शॉल मंगवाएगी और वह चर्च में अपने पड़ोसी के ठीक बगल में एक बेंच पर बैठेगी, ताकि यह साबित हो सके कि वह उसकी बराबरी की है। मेरी अच्छी महिला, यदि आपका अहंकार और ईर्ष्या इस तरह हावी हो जाए तो आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इस देश में, जहां हम मानते हैं कि बहुमत का शासन होना चाहिए, हम फैशन के मामले में उस सिद्धांत की अनदेखी करते हैं और मुट्ठी भर लोगों को, जो खुद को अभिजात वर्ग कहते हैं, पूर्णता का झूठा मानक स्थापित करने देते हैं, और उस मानक तक पहुंचने के प्रयास में हम लगातार खुद को गरीब बनाए रखते हैं।
हर समय बाहरी दिखावे के लिए खुदाई करते रहते हैं। खुद के लिए कानून बनना और यह कहना कि हम अपनी आय से अपने खर्च को नियंत्रित करेंगे और बारिश के दिन के लिए कुछ जमा करेंगे, कितना बुद्धिमानी भरा है। लोगों को पैसे कमाने के विषय में उतना ही समझदार होना चाहिए जितना किसी अन्य विषय पर। जैसे कारण वैसे ही परिणाम उत्पन्न करते हैं। आप गरीबी की ओर ले जाने वाले रास्ते पर चलकर धन संचय नहीं कर सकते। हमें यह बताने के लिए किसी पैगंबर की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग अपने साधनों के अनुसार पूरी तरह से जीते हैं, इस जीवन में किसी भी विपरीत स्थिति के बारे में नहीं सोचते, वे कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। जो पुरुष और महिलाएं हर प्रकार की सनक और मनमौजीपन को संतुष्ट करने के आदी हैं, उन्हें शुरू में अपने विभिन्न अनावश्यक खर्चों में कटौती करना कठिन लगेगा तथा वे अपने पुराने घर से छोटे घर में रहना, जिसमें कम महंगे फर्नीचर, कम संगत, कम महंगे कपड़े, कम नौकर, कम संख्या में नृत्य, पार्टियां, नाटक, रथ यात्रा, मौज मस्ती की सैर, सिगरेट पीना, शराब पीना और अन्य फिजूल खर्ची करना बहुत ही आत्मत्याग जैसा महसूस करेंगे। लेकिन आखिरकार यदि वे घोंसला अंडा या दूसरे शब्दों में ब्याज पर या जमीन में विवेकपूर्ण तरीके से निवेश की गई एक छोटी राशि जमा करने की योजना का प्रयास करेंगे, तो वे अपने छोटे ढेर में लगातार वृद्धि करने से प्राप्त होने वाले आनंद से, साथ ही इस मार्ग से उत्पन्न होने वाली सभी मितव्ययी आदतों से भी आश्चर्यचकित होंगे। पुराने कपड़े, पुरानी बोनट और ड्रेस एक और मौसम के लिए उपयुक्त हैं। क्रोटन या झरने का पानी शैंपेन से बेहतर स्वाद देता है। ठंडा स्नान और तेज चलना बेहतरीन कोच में सवारी करने से अधिक उत्साहजनक साबित होगा। सामाजिक बातचीत, परिवार के साथ शाम को पढ़ना या हंट द स्लिपर और ब्लाइंड मैन्स बफ का 1 घंटे का खेल 50 या $500 की पार्टी की तुलना में कहीं अधिक सुखद होगा। जब लागत में अंतर पर चिंतन उन लोगों द्वारा किया जाता है जो बचत के सुखों को जानना शुरू करते हैं। हजारों लोग गरीब बने रहते हैं और हजारों लोग गरीब तब बने रहते हैं जब वे जीवन भर के लिए पर्याप्त धन अर्जित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन की योजनाएं बहुत व्यापक आधार पर बनाते हैं। कुछ परिवार प्रतिवर्ष $20,000 खर्च करते हैं और कुछ बहुत अधिक, और शायद ही जानते हों कि कम में कैसे गुजारा किया जाए, जबकि अन्य अक्सर उस राशि के 20वें हिस्से में अधिक ठोस आनंद प्राप्त करते हैं। समृद्धि विपत्ति से भी अधिक कठिन परीक्षा है, खासकर अचानक मिली समृद्धि। आसानी से आती है, आसानी से चली जाती है, एक पुरानी और सच्ची कहावत है। घमंड और अहंकार की भावना जब पूरी तरह हावी हो जाती है, तो वह अमर कीड़ा बन जाती है जो किसी व्यक्ति की सांसारिक संपत्ति को खा जाती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, सैकड़ों या लाखों की हो। कई लोग जैसे ही समृद्ध होने लगते हैं, तुरंत अपने विचारों का विस्तार करते हैं और विलासिता के लिए खर्च करना शुरू कर देते हैं, जब तक कि कुछ ही समय में उनके खर्च उनकी आय को निगल नहीं लेते और वे दिखावे को बनाए रखने और सनसनी पैदा करने के अपने हास्यास्पद प्रयासों में बर्बाद हो जाते हैं। मैं एक भाग्यशाली सज्जन को जानता हूं जो कहते हैं कि जब वे पहली बार समृद्ध होने लगे तो उनकी पत्नी ने एक नया और सुंदर सोफा खरीदा था। उस सोफे की कीमत, वे कहते हैं, मुझे $30,000 पड़ी। जब सोफा घर पहुंचा तो उसके अनुरूप कुर्सियां खरीदना जरूरी हो गया। फिर उनके अनुरूप साइड बोर्ड, कालीन और टेबल और इसी तरह पूरे फर्नीचर के स्टॉक में से कुछ खरीदना पड़ा। जब अंत में यह पाया गया कि घर ही उस फर्नीचर के लिए बहुत छोटा और पुराने जमाने का था और नए खरीदे गए फर्नीचर के अनुरूप एक नया सोफा बनवाया गया। इस प्रकार मेरे मित्र ने कहा, उस एक सोफे के कारण $30,000 का व्यय हुआ तथा नौकरों, उपकरणों तथा एक बढ़िया संस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यय के रूप में मुझ पर बोझ पड़ा। $11,000 का वार्षिक व्यय, तथा वह भी बहुत कम, जबकि 10 वर्ष पहले हम बहुत अधिक वास्तविक आराम से रहते थे, क्योंकि बहुत कम देखभाल के साथ, इतने ही सैकड़ों डॉलर में। सच्चाई ये है, उन्होंने आगे कहा, वह सोफा मुझे अपरिहार्य दिवालियापन की ओर ले जाता यदि समृद्धि के सबसे बेमिसाल शीर्षक ने मुझे उससे ऊपर नहीं रखा होता, तथा यदि मैंने भागदौड़ करने की स्वाभाविक इच्छा को नियंत्रित नहीं किया होता। जीवन में सफलता का आधार अच्छा स्वास्थ्य है,
यही भाग्य का आधार है, यही खुशी का आधार भी है। बीमार होने पर व्यक्ति बहुत अधिक धन संचय नहीं कर सकता। उसके पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, कोई प्रेरणा नहीं होती, कोई बल नहीं होता। बेशक ऐसे लोग भी हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है और वे इसे रोक नहीं सकते। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसे लोग धन संचय कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खराब स्वास्थ्य के कारण धन संचय नहीं कर सकते। यदि अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सफलता और खुशी का आधार है, तो यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम स्वास्थ्य के नियमों का अध्ययन करें, जो प्रकृति के नियमों की ही दूसरी अभिव्यक्ति है। हम प्रकृति के नियमों के जितने करीब रहेंगे, हम उतने ही अच्छे स्वास्थ्य के करीब होंगे। और फिर भी कितने लोग हैं जो प्राकृतिक नियमों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका पूरी तरह से उल्लंघन करते हैं, यहाँ तक कि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विरुद्ध भी। हमें यह जानना चाहिए कि प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के संबंध में अज्ञानता के पाप को कभी अनदेखा नहीं किया जाता। उनका उल्लंघन हमेशा दंड लाता है। एक बच्चा बिना यह जाने कि वह जल जाएगा, अपनी उंगली आग में डाल सकता है और इसलिए पीड़ित होता है। पश्चाताप भी जलन को नहीं रोक पाएगा। हमारे कई पूर्वज वेंटिलेशन के सिद्धांत के बारे में बहुत कम जानते थे। वे ऑक्सीजन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, चाहे वे किसी और जिन से परिचित हों, और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने घरों में 7 बाई 9 फीट के छोटे छोटे कमरे बनाए। और ये अच्छे पुराने धर्मपरायण प्यूरिटन खुद को इनमें से किसी एक कोठरी में बंद कर लेते, अपनी प्रार्थना करते और सो जाते। सुबह वे अपनी जान बचाने के लिए श्रद्धापूर्वक धन्यवाद देते थे। रात के समय और किसी के पास आभारी होने का इससे बेहतर कारण नहीं था। शायद खिड़की या दरवाजे में कोई बड़ी दरार थी जिससे थोड़ी ताज़ी हवा अंदर आती थी, और इस तरह वे बच जाते थे। कई लोग फैशन के लिए जानबूझकर अपने बेहतर आवेगों के खिलाफ प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसी चीज है जिसे एक घिनौने कीड़े के अलावा कोई भी जीवित प्राणी कभी भी स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं करता है, और वह है तंबाकू। फिर भी कितने लोग हैं जो जानबूझकर एक अप्राकृतिक भूख को प्रशिक्षित करते हैं और तंबाकू के लिए इस प्रत्यारोपित घृणा पर इस हद तक काबू पा लेते हैं कि वे इसे पसंद करने लगते हैं। उन्होंने एक जहरीली, गंदी जड़ी बूटी पकड़ ली है, या यूं कहें कि यह उन्हें मजबूती से जकड़ लेती है। यहाँ विवाहित पुरुष हैं जो कालीन और फर्श पर और कभी-कभी अपनी पत्नियों पर भी तंबाकू का रस थूकते हुए भागते हैं। वे शराबी पुरुषों की तरह अपनी पत्नियों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां, मुझे कोई संदेह नहीं है, अक्सर चाहती हैं कि वे घर से बाहर हों। एक और खतरनाक विशेषता यह है कि ईर्ष्या की तरह यह कृत्रिम भूख, जिससे यह पोषित होती है, उससे बढ़ती है। जब आप किसी ऐसी चीज से प्यार करते हैं जो अप्राकृतिक है, तो हानिकारक चीज के लिए आपकी भूख हानिरहित चीज की प्राकृतिक इच्छा से ज्यादा मजबूत होती है। एक पुरानी कहावत है जो कहती है कि आदत दूसरी प्रकृति है, लेकिन एक कृत्रिम आदत प्रकृति से अधिक मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, एक बूढ़े तंबाकू चबाने वाले को लें। क्विड के लिए उसका प्यार किसी विशेष प्रकार के भोजन के लिए उसके प्यार से अधिक मजबूत है। वह रोस्ट बीफ को छोड़ना आसान बना सकता है, न कि खरपतवार को। युवा लड़कों को इस बात का अफसोस है कि वे पुरुष नहीं हैं। वे लड़कों की तरह सोना चाहते हैं और पुरुषों को जगाना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए वे अपने वरिष्ठों की बुरी आदतों की नकल करते हैं। छोटे टॉमी और जॉनी अपने पिता या चाचाओं को पाइप पीते हुए देखते हैं, और वे कहते हैं, अगर मैं भी ऐसा कर पाता तो मैं भी पुरुष होता। चाचा जॉन बाहर गए हैं और अपनी पाइप में तंबाकू छोड़ गए हैं। चलो इसे आजमाते हैं। वे एक माचिस लेते हैं और उसे जलाते हैं और फिर कश लगाते हैं। हम धूम्रपान करना सीखेंगे। क्या तुम्हें यह पसंद है, जॉनी? वह लड़का दुखी होकर जवाब देता है, बहुत ज्यादा नहीं, इसका स्वाद कड़वा है। धीरे धीरे उसका रंग पीला पड़ने लगता है, लेकिन वह दृढ़ रहता है, और जल्द ही वह फैशन की वेदी पर बलिदान हो जाता है। लेकिन लड़के उस पर अड़े रहते हैं और तब तक दृढ़ रहते हैं जब तक कि वे अंततः अपनी प्राकृतिक भूख पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते और अर्जित स्वाद के शिकार नहीं बन जाते। मैं किताब के अनुसार बोलता हूँ, क्योंकि मैंने खुद पर इसके प्रभावों को देखा है। यहाँ तक कि मैं एक दिन में 10 या 15 सिगार पीता हूँ। हालांकि मैंने पिछले 14 सालों में इसका सेवन नहीं किया है, और फिर
कभी नहीं करूंगा। एक आदमी जितना ज्यादा धूम्रपान करता है, उतना ही ज्यादा उसे धूम्रपान की तलब होती है। आखिरी सिगार पीने के बाद बस एक और सिगार पीने की इच्छा होती है, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। तंबाकू चबाने वाले को ही लीजिए। सुबह उठते ही वह एक पाउंड मुंह में डालता है और पूरे दिन उसे मुंह में ही रखता है। उसे कभी नहीं निकालता, सिवाय ताज़ा पाउंड लेने के, या जब वह खाने जा रहा होता है। अरे हाँ, दिन और शाम के दौरान कई बार चबाने वाले लोग अपना पाउंड निकालते हैं और उसे अपने हाथ में इतनी देर तक रखते हैं कि वह पी सके, और फिर उसे वापस ले लेते हैं। यह बस यही साबित करता है कि रम के लिए उसकी भूख तंबाकू से भी ज्यादा मजबूत है। जब तंबाकू चबाने वाला आपके देहात में जाता है और आप उसे अपना अंगूर और फलों का घर और अपने बगीचे की खूबसूरती दिखाते हैं, जब आप उसे कुछ ताज़े पके फल देते हैं और कहते हैं, मेरे दोस्त, मेरे पास यहाँ सबसे स्वादिष्ट सेब और नाशपाती और आड़ू और खुबानी हैं। मैंने उन्हें स्पेन, फ्रांस और इटली से आयात किया है। बस उन रसीले अंगूरों को देखें। पके फल से ज्यादा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक कुछ भी नहीं है। इसलिए खुद की मदद करें। मैं देखना चाहता हूं कि आप इन चीजों से खुद को खुश करते हैं। वह अपनी जीभ के नीचे कीमती पाउंड घुमाएगा और जवाब देगा, नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे मुंह में तंबाकू है। उसके तालू को हानिकारक खरपतवार ने नशा दे दिया है, और वह काफी हद तक फलों के लिए नाजुक और ईर्ष्यापूर्ण स्वाद खो चुका है। यह दर्शाता है कि लोग कितनी महंगी, बेकार और हानिकारक आदतों में पड़ जाते हैं। मैं अनुभव से कहता हूँ, मैंने तब तक धूम्रपान किया है जब तक कि मैं एस्पन के पत्ते की तरह कांपने लगा, मेरे सिर में खून दौड़ने लगा और मेरा दिल धड़कने लगा, जिसे मैंने हृदय रोग समझा, जब तक कि मैं लगभग डर से मर नहीं गया। जब मैंने अपने चिकित्सक से परामर्श किया तो उन्होंने कहा, तंबाकू का सेवन बंद करो। मैं न केवल अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा था और बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था, बल्कि मैं एक बुरा उदाहरण पेश कर रहा था। मैंने उनकी सलाह मान ली। दुनिया का कोई भी युवा कभी भी 15 सेंट के सिगार या मीरशूम के पीछे इतना सुंदर नहीं दिखता जितना वह सोचता था। ये टिप्पणियां मादक पेय पदार्थों के उपयोग पर 10 गुना अधिक बल के साथ लागू होती हैं। पैसा कमाने के लिए एक स्पष्ट दिमाग की आवश्यकता होती है। एक आदमी को यह देखना होगा कि 2 और 2 4 होते हैं। उसे अपनी सभी योजनाओं को चिंतन और पूर्व विचार के साथ बनाना चाहिए, और व्यवसाय के सभी विवरणों और बारीकियों की बारीकी से जांच करनी चाहिए। जिस तरह कोई भी व्यक्ति व्यवसाय में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पास अपनी योजनाएं बनाने में सक्षम दिमाग और उन्हें क्रियान्वित करने में मार्गदर्शन करने वाला तर्क न हो, उसी तरह चाहे किसी व्यक्ति को कितनी भी बुद्धि क्यों न मिली हो, अगर दिमाग भ्रमित है और मादक पेय पदार्थों के कारण उसका निर्णय विकृत है, तो उसके लिए सफलतापूर्वक व्यवसाय करना असंभव है। कितने अच्छे अवसर बीत गए हैं जो कभी वापस नहीं आए, जबकि एक आदमी अपने दोस्त के साथ सामाजिक गिलास पी रहा था। तंत्रिका के प्रभाव में कितने मूर्खतापूर्ण सौदे किए गए हैं जो अस्थायी रूप से अपने शिकार को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वह अमीर है। कितने ही महत्वपूर्ण अवसर कल तक और फिर हमेशा के लिए टाल दिए गए हैं, क्योंकि शराब के प्याले ने सिस्टम को सुस्ती की स्थिति में डाल दिया है, जिससे व्यापार में सफलता के लिए आवश्यक ऊर्जाएं बेअसर हो गई हैं। वास्तव में शराब एक उपहास है। पेय पदार्थ के रूप में मादक पेय का उपयोग उतना ही मोह है जितना कि चीनी लोगों द्वारा अफीम का सेवन, और पूर्व व्यवसायी की सफलता के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना कि बाद वाला। यह एक अप्रतिबंधित बुराई है जो दर्शन, धर्म या अच्छी समझ के प्रकाश में पूरी तरह से अक्षम्य है। यह हमारे देश में लगभग हर दूसरी बुराई का जनक है। अपने व्यवसाय को लेकर गलत धारणा न बनाएं। सबसे सुरक्षित योजना और जीवन में शुरुआत करने वाले युवा के लिए सफलता की सबसे पक्की योजना वह पेशा चुनना है जो उसकी पसंद के हिसाब से सबसे ज्यादा अनुकूल हो। माता पिता और अभिभावक अक्सर इस मामले में बहुत लापरवाह होते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता के लिए यह कहना बहुत आम है, मेरे 5 लड़के हैं, मैं बिली को पादरी बनाऊंगा, जॉन को वकील, टॉम को डॉक्टर और डिक को किसान। फिर वह शहर जाता है और देखता है कि वह सैमी के साथ क्या करेगा। वह घर लौटता है और कहता है, सैमी, मैं देखता हूं कि घड़ी बनाना एक अच्छा सभ्य व्यवसाय है।
मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सुनार बनाऊंगा। वह सैम की स्वाभाविक रुचियों या प्रतिभा की परवाह किए बिना ऐसा करता है। हम सभी निस्संदेह एक बुद्धिमान उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। हमारे दिमाग में उतनी ही विविधता है जितनी हमारे चेहरे में। कुछ जन्मजात मैकेनिक होते हैं, जबकि कुछ को मशीनों से बहुत घृणा होती है। 10 साल के एक दर्जन लड़कों को एक साथ रखें और आप जल्द ही देखेंगे कि 2 या 3 कोई सरल उपकरण बना रहे हैं, ताले या जटिल मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। जब वे 5 साल के थे तो उनके पिता उन्हें पहेली जैसा कोई खिलौना नहीं दे पाए। वे स्वाभाविक मैकेनिक हैं, लेकिन अन्य 8 या 9 लड़कों की योग्यताएं अलग हैं। मैं बाद वाले वर्ग से हूँ। मुझे कभी भी तंत्र से जरा भी प्यार नहीं था। इसके विपरीत मुझे जटिल मशीनों से एक तरह की घृणा है। मेरे पास कभी इतनी सरलता नहीं थी कि मैं साइडर के नल को इस तरह से काट सकूं कि वह लीक ना हो। मैं कभी ऐसा पेन नहीं बना पाया जिससे मैं लिख सकूं या भाप इंजन के सिद्धांत को समझ सकूं। अगर कोई मेरे जैसे किसी लड़के को लेकर उसे घड़ी साज बनाने की कोशिश करे, तो वह लड़का 5 या 7 साल की प्रशिक्षुता के बाद घड़ी को अलग अलग करके जोड़ने में सक्षम हो सकता है। लेकिन जीवन भर वह पहाड़ पर चढ़ता रहेगा और काम छोड़कर अपना समय बर्बाद करने के लिए हर बहाना ढूंढता रहेगा। घड़ी साजी उसके लिए घिनौनी है। जब तक कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से निर्धारित व्यवसाय में प्रवेश नहीं करता है और अपनी विशिष्ट प्रतिभा के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होता है, तब तक वह सफल नहीं हो सकता है। मुझे यह विश्वास करते हुए खुशी हो रही है कि अधिकांश लोग अपना सही व्यवसाय पा लेते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने व्यवसाय को गलत तरीके से अपनाते हैं, लोहार से लेकर पादरी तक। उदाहरण के लिए, आप उस असाधारण भाषाविद को देखेंगे जिसे विद्वान लोहार कहा जाता है, जिसे भाषाओं का शिक्षक होना चाहिए था। और आपने वकीलों, डॉक्टरों और पादरी को भी देखा होगा जो स्वभाव से निहाई या लैपस्टोन के लिए बेहतर रूप से उपयुक्त थे। सही स्थान का चयन करें। सही व्यवसाय प्राप्त करने के बाद आपको उचित स्थान का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है कि आप होटल चलाने के लिए बने हों और वे कहते हैं कि होटल चलाना जानने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आप होटल को घड़ी की तरह चला सकते हैं और हर दिन 500 मेहमानों को संतोषजनक रूप से सेवा दे सकते हैं। फिर भी यदि आप अपना घर किसी छोटे से गांव में बनाते हैं जहां कोई रेल संपर्क या सार्वजनिक यात्रा नहीं है, तो वह स्थान आपके लिए बर्बादी होगी। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे व्यवसाय की शुरुआत न करें जहां पहले से ही एक ही व्यवसाय में सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन हो। मुझे एक मामला याद है जो इस विषय को दर्शाता है। जब मैं 1858 में लंदन में था, मैं एक अंग्रेज मित्र के साथ होलबोर्न से गुजर रहा था और पेनी शो में आया। उनके बाहर बहुत सारे कार्टून लगे हुए थे जो 1 पैसे में देखने के लिए अद्भुत जिज्ञासाओं को दर्शाते थे। खुद शो लाइन में थोड़ा सा होने के कारण मैंने कहा, चलो यहाँ चलते हैं। हम जल्द ही खुद को प्रतिष्ठित शोमैन के सामने पाया और वह उस लाइन में सबसे चतुर व्यक्ति साबित हुआ जिसे मैंने कभी देखा था। उन्होंने हमें अपनी दाढ़ी वाली महिलाओं, अपने एल्बिनो और अपने आर्मडिलोज के बारे में कुछ असाधारण कहानियां सुनाईं, जिन पर हम शायद ही विश्वास कर पाए। लेकिन हमने सोचा कि सबूत देखने की बजाय उन पर विश्वास करना बेहतर है। अंत में उन्होंने हमारा ध्यान मोम की कुछ मूर्तियों की ओर आकर्षित करने की विनती की और हमें बहुत सी गंदी और गंदी मोम की मूर्तियां दिखाईं। वे ऐसी दिख रही थीं मानो उन्होंने जल प्रलय के बाद से पानी नहीं देखा हो। मैंने पूछा, आपकी मूर्ति में ऐसा अद्भुत क्या है? मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इतना व्यंग्यात्मक ढंग से न बोलें। उन्होंने उत्तर दिया, सर, ये मैडम तुसाद के मोम के पुतले नहीं हैं जो गिल्ट और टिंसेल और नकली हीरे से ढके हुए हैं और नक्काशी और तस्वीरों से नकल किए गए हैं। सर, मेरे पुतले जीवन से लिए गए हैं। जब भी आप उन पुतलों में से किसी को देखें तो आप मान सकते हैं कि आप जीवित व्यक्ति को देख रहे हैं। उन पर लापरवाही से नजर डालते हुए मैंने एक पर हेनरी अष्टम लिखा देखा और यह देखकर कि यह जीवित कंकाल केल्विन एडसन जैसा दिखता है, मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई। मैंने पूछा, क्या आप इसे हेनरी अष्टम कहते हैं? उसने उत्तर दिया, निश्चित रूप से सर। इसे हैम्पटन कोर्ट में महामहिम के विशेष आदेश द्वारा ऐसे ही दिन लिया गया था। यदि मैंने विरोध किया होता तो वह 1 घंटा दे देते। मैंने कहा, हर कोई जानता है कि हेनरी अष्टम एक महान तगड़े बूढ़े राजा थे और वह दुबला पतला है।
आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्यों? उन्होंने जवाब दिया, यदि आप भी वहां उतनी देर बैठे रहें जितनी देर वह बैठा है, तो आप भी दुबले पतले हो जाएंगे। ऐसे तर्कों का कोई विरोध नहीं था। मैंने अपने अंग्रेज दोस्त से कहा, चलो बाहर चलते हैं। उसे मत बताना कि मैं कौन हूं। मैं सफेद पंख दिखाता हूं। वह मुझे हरा देता है। वह हमारे पीछे पीछे दरवाजे तक आया और सड़क पर भीड़ देखकर उसने आवाज लगाई, देवियों और सज्जनों, मैं आपका ध्यान मेरे आगंतुकों के सम्मानजनक चरित्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसने हमारी ओर इशारा करते हुए कहा। कुछ दिनों बाद मैंने उसे बुलाया, उसे बताया कि मैं कौन हूं और कहा, मेरे दोस्त, आप एक उत्कृष्ट शोमैन हैं, लेकिन आपने एक खराब स्थान का चयन किया है। उसने उत्तर दिया, यह सच है श्रीमान। मुझे लगता है कि मेरी सारी प्रतिभाएं नष्ट हो गई हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? तुम अमेरिका जा सकते हो, मैंने जवाब दिया। तुम वहां अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हो। अमेरिका में तुम्हें बहुत जगह मिलेगी। मैं तुम्हें 2 साल के लिए काम पर रखूंगा। उसके बाद तुम अपने खर्च पर वहां जा सकोगे। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 2 साल तक मेरे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रहे। उसके बाद वे न्यू ऑर्लियंस चले गए और गर्मियों के दौरान एक यात्रा शो व्यवसाय चलाया। आज उनकी कीमत $60,000 है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सही पेशा चुना और सही जगह भी हासिल की। पुरानी कहावत है, 3 बार हटाना आग के समान बुरा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आग में होता है तो यह बहुत कम मायने रखता है कि वह कितनी जल्दी या कितनी बार हटाता है। कर्ज से बचें। जीवन की शुरुआत करने वाले युवाओं को कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज की तरह शायद ही कोई चीज किसी व्यक्ति को नीचे खींचती है। यह एक गुलामी वाली स्थिति है। फिर भी हम कई युवाओं को, जो मुश्किल से अपनी किशोरावस्था से बाहर निकले हैं, कर्ज में डूबे हुए पाते हैं। वह किसी दोस्त से मिलता है और कहता है, यह देखो, मुझे एक नए कपड़े के लिए भरोसा मिला है। वह कपड़ों को अपने लिए बहुत कुछ मानता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अगर वह भुगतान करने में सफल हो जाता है और फिर से भरोसा पा लेता है, तो वह एक ऐसी आदत अपना रहा है जो उसे जीवन भर गरीबी में रखेगी। कर्ज एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को छीन लेता है और उसे खुद से घृणा करने पर मजबूर कर देता है। वह जो खा चुका है या घिस चुका है, उसके लिए बड़बड़ाता और कराहता है, और अब जब उसे भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो उसके पास अपने पैसे के बदले में कुछ भी नहीं होता है। इसे सही मायने में मृत घोड़े के लिए काम करना कहा जाता है। मैं उन व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं जो उधार पर खरीदते और बेचते हैं, या जो खरीद को लाभ में बदलने के लिए उधार पर खरीदते हैं। बूढ़े क्वेकर ने अपने किसान बेटे से कहा, जॉन, कभी भी विश्वास मत करना, लेकिन अगर किसी चीज के लिए तुम पर विश्वास किया जाता है तो वह खाद के लिए हो, क्योंकि इससे तुम्हें अपना कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। श्री बीचर ने युवा पुरुषों को सलाह दी कि यदि संभव हो तो वे ग्रामीण क्षेत्रों मलभूमि खरीदने के लिए थोड़ी सी राशि का आरण लें। वे कहते हैं, यदि कोई युवा व्यक्ति केवल थोड़ी सी भूमि के लिए आरण लेता है और फिर विवाह कर लेता है, तो ये दो चीजें उसे सीधा रख सकती हैं, या कुछ भी नहीं। ये कुछ हद तक सुरक्षित हो सकता है, लेकिन आप जो खाते पीते हैं और पहनते हैं, उसके लिए आरण लेने से बचना चाहिए। कुछ परिवारों में दुकानों से आरण लेने की मूर्खतापूर्ण आदत होती है, और इस प्रकार वे अक्सर ऐसी कई चीजें खरीद लेते हैं जिन्हें खरीदा जा सकता था। यह कहना बिल्कुल ठीक है। मुझे 60 दिनों के लिए भरोसा मिला है, और अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो लेनदार इस बारे में कुछ नहीं सोचेगा। दुनिया में ऐसे लोगों का कोई वर्ग नहीं है जिनकी लेनदारों जैसी अच्छी यादें हों। जब 60 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको भुगतान करना होगा। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आप अपना वादा तोड़ देंगे और शायद झूठ का सहारा लेंगे। आप इसे चुकाने के लिए कोई बहाना बना सकते हैं या कहीं और कर्ज ले सकते हैं, लेकिन इससे आप और भी ज्यादा उलझ जाएंगे। एक सुंदर आलसी युवक था। उसके नियोक्ता ने पूछा, होरेशियो, क्या तुमने कभी घोंघा देखा है? मुझे लगता है कि मैंने देखा है, उसने धीरे से कहा। तुम उससे मिले ही होंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुमने कभी उसे नहीं पकड़ा। मालिक ने कहा, आपका लेनदार आपसे मिलेगा या आपसे आगे निकल जाएगा और कहेगा, अब मेरे युवा मित्र, तुमने मुझे भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की। तुमने ऐसा नहीं किया है। तुम्हें मुझे अपना नोट देना होगा। आप ब्याज पर नोट देते हैं और यह आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है।
यह एक मरा हुआ घोड़ा है। लेनदार रात को सो जाता है और सुबह उठने पर सोने से पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में होता है, क्योंकि रात के दौरान उसका ब्याज बढ़ गया है। लेकिन आप सोते समय गरीब हो जाते हैं, क्योंकि ब्याज आपके खिलाफ जमा हो रहा है। पैसा कुछ मायनों में आग की तरह है। यह एक बहुत बढ़िया नौकर है, लेकिन एक भयानक मालिक है। जब यह आप पर हावी हो जाता है, जब ब्याज लगातार आपके खिलाफ जमा हो रहा होता है, तो यह आपको सबसे खराब तरह की गुलामी में डाल देगा। लेकिन पैसे को अपने लिए काम करने दें और आपके पास दुनिया का सबसे समर्पित नौकर होगा। यह कोई आंखों का नौकर नहीं है। कोई भी सजीव या निर्जीव चीज इतनी ईमानदारी से काम नहीं करती जितनी कि पैसे को ब्याज पर अच्छी तरह से सुरक्षित रखने पर। यह रात दिन और गीले या सूखे मौसम में काम करता है। मेरा जन्म कनेक्टिकट के ब्लू लॉ राज्य में हुआ था, जहां पुराने प्यूरिटन के कानून इतने कठोर थे कि कहा जाता था, वे रविवार को अपनी पत्नी को चूमने के लिए एक आदमी पर जुर्माना लगाया गया। फिर भी इन अमीर बूढ़े प्यूरिटनों के पास हजारों डॉलर ब्याज पर होते थे और शनिवार की रात को एक निश्चित राशि का मूल्य होता था। रविवार को वे चर्च जाते थे और एक ईसाई के सभी कर्तव्यों का पालन करते थे। सोमवार की सुबह जागने पर वे खुद को पिछली शनिवार की रात की तुलना में काफी अमीर पाते थे, सिर्फ इसलिए कि ब्याज पर रखा गया उनका पैसा कानून के अनुसार रविवार को पूरे दिन उनके लिए ईमानदारी से काम करता था। इसे अपने खिलाफ काम न करने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जहां तक पैसे का सवाल है, जीवन में सफलता की कोई संभावना नहीं है। सन की वर्जीनियन जॉन रैंडोल्फ ने एक बार कांग्रेस में कहा था, श्रीमान अध्यक्ष, मैंने दार्शनिक पत्थर की खोज कर ली है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भुगतान करते जाएंगे। यह वास्तव में दार्शनिक पत्थर के जितना करीब है, उतना कोई भी कीमियागर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। दृढ़ रहना। जब कोई व्यक्ति सही रास्ते पर होता है, तो उसे दृढ़ रहना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थके हुए पैदा होते हैं, स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और उनमें आत्मनिर्भरता और दृढ़ता नहीं होती। लेकिन वे इन गुणों को विकसित कर सकते हैं, जैसा कि डेवी क्रॉकेट ने कहा। यह बात याद रखना, जब मैं मर जाऊंगा, सुनिश्चित हो जाना कि तुम सही हो, तभी आगे बढ़ो। यह आगे बढ़ने की यह प्रवृत्ति है। यह दृढ़ संकल्प है कि आप भयावहता या उदासी को अपने ऊपर हावी न होने दें, ताकि आप स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी ऊर्जा को शिथिल कर सकें, जिसे आपको विकसित करना होगा। कितने लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लक्ष्य तक लगभग पहुंच गए हैं, लेकिन खुद पर विश्वास खो देने के कारण उनकी ऊर्जा शिथिल हो गई है और स्वर्णिम पुरस्कार हमेशा के लिए खो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रायः सत्य है। जैसा कि शेक्सपियर कहते हैं, मनुष्य के जीवन में एक ज्वार आता है जिसे बाढ़ के समय में ले जाने पर भाग्य की ओर ले जाता है। यदि आप हिचकिचाते हैं, तो कोई और साहसी हाथ आपके सामने आएगा और पुरस्कार प्राप्त करेगा। सुलेमान की कहावत याद रखें, जो काम में ढिलाई बरतता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु परिश्रमी अपने हाथों से धनी बनता है। दृढ़ता कभी कभी आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम है। कई लोग स्वाभाविक रूप से जीवन के अंधेरे पक्ष को देखते हैं और मुसीबतें उधार लेते हैं। वे ऐसे ही पैदा होते हैं। फिर वे सलाह मांगते हैं और वे एक हवा के द्वारा संचालित होंगे और दूसरे से बहेंगे और खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक आप खुद पर भरोसा करने लायक नहीं हो जाते, तब तक आपको सफल होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानता हूं जो आर्थिक रूप से विपदाओं का सामना कर चुके हैं और उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें लगा कि वे कभी भी अपने दुर्भाग्य से उबर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अधिक गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया है और उन्होंने केवल धैर्य के साथ, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि वे न्याय कर रहे हैं और ईश्वर बुराई को अच्छाई से जीतेगा, के द्वारा उन्हें पार किया है। आप इसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। दो जनरलों को लीजिए। दोनों ही सैन्य रणनीति को समझते हैं, दोनों ही वेस्ट पॉइंट में पढ़े हैं, दोनों ही समान रूप से प्रतिभाशाली हैं। फिर भी एक के पास दृढ़ता का यह सिद्धांत है और दूसरे के पास इसकी कमी है। पहला अपने पेशे में सफल होगा, जबकि दूसरा असफल होगा। कोई यह चिल्लाहट सुन सकता है, दुश्मन आ रहे हैं और उनके पास तोपें हैं। तोप है? जनरल ने झिझकते हुए कहा। हाँ, तो फिर हर आदमी रुक जाओ। वह सोचने के लिए समय चाहता है।
उसकी हिचकिचाहट ही उसका विनाश है। शत्रु बिना किसी बाधा के आगे बढ़ जाता है या उसे परास्त कर देता है, जबकि दूसरी ओर साहस, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता का सेनापति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ युद्ध में जाता है और हथियारों की टक्कर, तोपों की गड़गड़ाहट, घायलों की चीखें और मरते हुए लोगों की कराह के बीच आप इस आदमी को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते, कटते और चीरते हुए अपने सैनिकों को धैर्य, वीरता और विजय के कार्यों के लिए प्रेरित करते हुए देखेंगे। जो भी करो, पूरी शक्ति से करो। यदि आवश्यक हो तो सुबह शाम मौसम के अनुसार और मौसम के बाहर भी काम करें, कोई कसर न छोड़ें और जो काम अभी भी ठीक से किया जा सकता है, उसे 1 घंटे के लिए भी टालें नहीं। पुरानी कहावत सत्य और अर्थ से भरी हुई है। जो कुछ भी करने लायक है, उसे अच्छे से करना चाहिए। बहुत से लोग अपना व्यवसाय अच्छी तरह से करके धन कमा लेते हैं, जबकि उनका पड़ोसी जीवन भर गरीब रहता है, क्योंकि वह केवल आधा ही करता है। महत्वाकांक्षा, ऊर्जा, उद्योग, दृढ़ता व्यवसाय में सफलता के लिए अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है और कभी भी उस व्यक्ति की मदद नहीं करता जो खुद की मदद नहीं करता। मिकॉबर की तरह अपना समय किसी चीज के होने के इंतजार में बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए आमतौर पर दो में से एक चीज होती है, गरीबों का घर या जेल, क्योंकि आलस्य बुरी आदतों को जन्म देता है और एक व्यक्ति को फटे पुराने कपड़े पहनाता है। गरीब खर्चीला आवारा एक अमीर आदमी से कहता है, मैंने पाया है कि दुनिया में हम सभी के लिए पर्याप्त धन है। यदि इसे समान रूप से विभाजित किया जाए, ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए और हम सभी एक साथ खुश रहेंगे। लेकिन जवाब था, यदि सभी लोग आपके जैसे होते तो यह 2 महीने में ही खर्च हो जाता, और तब आप क्या करते? ओह, फिर से विभाजित करें, विभाजित करते रहें। जाहिर है। हाल ही में मैं लंदन के एक अखबार में एक ऐसे ही दार्शनिक दरिद्र का विवरण पढ़ रहा था, जिसे एक सस्ते बोर्डिंग हाउस से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपना बिल नहीं चुका पाया था। लेकिन उसके कोट की जेब से कागजों का एक रोल निकला हुआ था, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय आरण को बिना 1 पैसे की मदद के चुकाने की योजना बना रहा था। लोगों को क्रॉमवेल के कहे अनुसार काम करना चाहिए। केवल ईश्वर पर भरोसा न करें, बल्कि बारूद को सूखा रखें। अपना काम करें, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते। एक रात रेगिस्तान में डेरा डाले हुए महोमेट ने अपने थके हुए अनुयायियों में से एक को यह कहते हुए सुना, मैं अपना ऊंट खोल दूंगा और उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, पैगंबर ने कहा। अपने ऊंट को बांधो और उसे भगवान पर छोड़ दो। अपने लिए जितना हो सके करो और फिर बाकी के लिए ईश्वर या किस्मत या जो भी तुम उसे कहना चाहो, उस पर भरोसा करो। अपने निजी प्रयासों पर निर्भर रहें। नियोक्ता की नज़र अक्सर 1 दर्जन कर्मचारियों के हाथों से ज्यादा कीमती होती है। चीजों की प्रकृति के हिसाब से एक एजेंट अपने नियोक्ता के प्रति उतना वफादार नहीं हो सकता जितना कि खुद के प्रति। कई नियोक्ता ऐसे उदाहरण याद करेंगे जहां सबसे अच्छे कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनदेखा कर दिया है, जो एक मालिक के रूप में उनके खुद के अवलोकन से बच नहीं सकते थे। किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल होने की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह अपने व्यवसाय को न समझे, और कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय को तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकता जब तक कि वह इसे व्यक्तिगत रूप से लागू करके और अनुभव करके न सीखे। एक व्यक्ति निर्माता हो सकता है, उसे अपने व्यवसाय के कई विवरणों को व्यक्तिगत रूप से सीखना होगा। वह हर दिन कुछ न कुछ सीखेगा और वह पाएगा कि वह लगभग हर दिन गलतियां करेगा, और ये गलतियां ही उसे अनुभवों के रास्ते में मदद करती हैं अगर वह उन पर ध्यान दे। वह यहाँ की टिन पेडलर की तरह होगा जिसने अपने माल की खरीद में गुणवत्ता के मामले में धोखा खाने के बाद कहा, ठीक है, हर दिन थोड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है, मैं फिर कभी इस तरह से धोखा नहीं खाऊंगा। इस प्रकार मनुष्य अपना अनुभव खरीदता है, और यदि उसे बहुत अधिक कीमत पर न खरीदा जाए तो वह सर्वोत्तम प्रकार का अनुभव होता है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को फ्रांसीसी प्रकृतिवादी कुवियर की तरह अपने काम को अच्छी तरह से जानना चाहिए। वह प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन में इतना कुशल था कि आप उसके पास किसी जानवर की हड्डी या हड्डी का एक टुकड़ा भी ला सकते थे जिसका वर्णन उसने कभी नहीं देखा था, और सादृश्य से तर्क करके वह उस वस्तु का चित्र बनाने में सक्षम हो जाता था
जिससे हड्डी ली गई थी। एक बार उसके छात्रों ने उसे धोखा देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने एक साथी को गाय की खाल में लपेटा और उसे नए नमूने के रूप में प्रोफेसर की मेज के नीचे रख दिया। जब दार्शनिक कमरे में आया तो कुछ छात्रों ने उससे पूछा कि यह कौन सा जानवर है। अचानक जानवर ने कहा, मैं शैतान हूं और मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। यह स्वाभाविक था कि कुवियर इस प्राणी को वर्गीकृत करना चाहते थे और इसे ध्यान से जांचते हुए उन्होंने कहा, विभाजित खुर, चर्बी भक्षी, यह नहीं हो सकता। वह जानता था कि फटे खुर वाले जानवर को घास और अनाज या अन्य प्रकार की वनस्पतियों पर रहना चाहिए और वह मांस खाने के लिए इच्छुक नहीं होगा, चाहे वह मृत हो या जीवित। इसलिए वह खुद को पूरी तरह से सुरक्षित मानता था। सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यवसाय का सही ज्ञान होना एक परम आवश्यकता है। बड़े रोथस्चाइल्ड के सिद्धांतों में एक बिल्कुल विरोधाभासी बात थी, सतर्क और साहसी बनो। यह शब्दों में विरोधाभास लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है और इस सिद्धांत में बहुत बुद्धिमत्ता है। यह वास्तव में मैंने जो पहले ही कहा है उसका संक्षिप्त कथन है। इसका अर्थ है, आपको अपनी योजनाएं बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने में साहसी होना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी तरह से सावधान रहता है वह कभी भी सफल होने की हिम्मत नहीं करेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से साहसी होता है वह केवल लापरवाह होता है और अंततः असफल होना ही चाहिए। एक व्यक्ति बदलाव पर जा सकता है और एक ही बार में शेयरों में सट्टेबाजी करके 50 या $1 लाख कमा सकता है, लेकिन अगर उसके पास सावधानी के बिना केवल साहस है तो यह केवल संयोग है और वह आज जो हासिल करता है वह कल खो देगा। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास सावधानी और साहस दोनों होने चाहिए। रोथस्चाइल्ड्स का एक और सूत्र है, कभी भी किसी बदकिस्मत व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध न रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध न रखें जो कभी सफल न हो, क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति ईमानदार और बुद्धिमान दिखाई दे, फिर भी यदि वह यह या वह चीज करने की कोशिश करता है और हमेशा असफल होता है, तो यह किसी दोष या दुर्बलता के कारण होता है जिसे आप खोज नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वह मौजूद होना चाहिए। दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ जो सुबह उठकर सड़क पर सोने से भरा एक पर्स पा सके, कल दूसरा और कल, और इसी तरह दिन ब दिन। वह अपने जीवन में एक बार ऐसा कर सकता है, लेकिन जहां तक केवल किस्मत का सवाल है, वह इसे खोने के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि इसे पाने के लिए। जैसे कारण वैसे ही परिणाम उत्पन्न करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सफल होने के लिए उचित तरीके अपनाता है तो भाग्य उसे रोक नहीं सकता। यदि वह सफल नहीं होता है तो इसके पीछे कारण होते हैं, हालांकि शायद वह उन्हें देख न पाए। सर्वोत्तम उपकरण का उपयोग करें। कर्मचारियों को काम पर रखने वाले लोगों को सबसे अच्छा पाने के लिए सावधान रहना चाहिए। समझें, आपके पास काम करने के लिए बहुत अच्छे उपकरण नहीं हो सकते हैं, और कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिसके बारे में आपको जीवित उपकरणों से ज्यादा विशेष रूप से सोचना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा कर्मचारी मिल जाए तो उसे बदलते रहने के बजाय उसे रखना बेहतर है। वह हर दिन कुछ न कुछ सीखता है और आपको उसके द्वारा प्राप्त अनुभव से लाभ होता है। वह पिछले साल की तुलना में इस साल आपके लिए ज्यादा मूल्यवान है और उसे छोड़ना सबसे आखिरी काम है, बशर्ते उसकी आदतें अच्छी हों और वह वफादार बना रहे। अगर जैसे जैसे वह ज्यादा मूल्यवान होता जाता है, वह वेतन में अत्यधिक वृद्धि की मांग करता है, यह मानकर कि आप उसके बिना काम नहीं कर सकते, उसे जाने दें। जब भी मेरे पास ऐसा कोई कर्मचारी होता है तो मैं हमेशा उसे निकाल देता हूँ। पहला, उसे यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी जगह कोई और ले सकता है, और दूसरा, क्योंकि अगर वह सोचता है कि वह अमूल्य है और उसे नहीं छोड़ा जा सकता, तो वह किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं उसे अपने पास रखूंगा अगर संभव हो तो, ताकि उसके अनुभव के परिणाम से लाभ उठा सकूं। एक कर्मचारी में एक महत्वपूर्ण तत्व मस्तिष्क होता है। आप बिल देख सकते हैं, हाथ चाहिए, लेकिन हाथ सिर के बिना बहुत मूल्यवान नहीं है। श्री बीचर इसे इस तरह से समझाते हैं, एक कर्मचारी बचत करके अपनी सेवाएं देता है। मेरे पास 2 हाथ हैं और मेरी एक उंगली सोचती है। यह बहुत बढ़िया है, नियोक्ता कहता है। एक और आदमी आता है और कहता है, उसके पास 2 उंगलियां हैं जो सोचती हैं।
आह, यह बेहतर है। लेकिन एक तीसरा आदमी आता है और कहता है कि उसकी सभी उंगलियां और अंगूठे सोचते हैं। यह और भी बेहतर है। अंत में एक और आदमी आता है और कहता है, मेरे पास एक दिमाग है जो सोचता है। मैं हर जगह सोचता हूँ। मैं सोचने वाला और काम करने वाला आदमी हूँ। तुम वही आदमी हो जिसकी मुझे जरूरत है, खुशनियुक्ता कहता है। इसलिए जिन लोगों के पास बुद्धि और अनुभव है, वे सबसे अधिक मूल्यवान हैं और उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। समय समय पर उनके वेतन में उचित वृद्धि करके उन्हें बनाए रखना उनके लिए और आपके लिए भी बेहतर है। अपने व्यवसाय से ऊपर न उठें। युवा लोग अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण या प्रशिक्षुता के बाद अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उसमें आगे बढ़ने के बजाय अक्सर कुछ न करने के बारे में झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं, मैंने अपना व्यवसाय सीख लिया है, लेकिन मैं किराए पर नहीं रहने वाला हूं। जब तक मैं खुद को स्थापित नहीं कर लेता, तब तक मेरे व्यापार या पेशे को सीखने का क्या मतलब है? क्या आपके पास शुरुआत करने के लिए पूंजी है? नहीं, लेकिन मैं इसे लेकर ही रहूंगा। आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? मैं तुम्हें गोपनीय रूप से बता दूं, मेरी एक धनी बूढ़ी चाची हैं और वह बहुत जल्द मर जाएंगी। लेकिन अगर वह नहीं मरती, तो मुझे उम्मीद है कि कोई धनी बूढ़ा आदमी मिल जाएगा जो मुझे कुछ हजार रुपये उधार दे देगा, ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। अगर मुझे बस शुरुआत करने के लिए पैसे मिल जाए, तो मैं अच्छा कर लूंगा। इससे बड़ी कोई गलती नहीं है जब कोई युवा यह मानता है कि वह उधार के पैसे से सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी का अनुभव श्री एस्टर के अनुभव से मेल खाता है, जिन्होंने कहा, उनके लिए अपने पहले $1000 जमा करना उनके बाद के सभी लाखों डॉलर से ज्यादा मुश्किल था, जो उनकी विशाल संपत्ति का निर्माण करते थे। जब तक आप अनुभव से इसके मूल्य को नहीं जानते, तब तक पैसा बेकार है। एक लड़के को $20,000 दें और उसे व्यवसाय में लगा दें, और संभावना है कि वह 1 साल बड़ा होने से पहले ही उसमें से हर डॉलर खो देगा। लॉटरी में टिकट खरीदने और पुरस्कार जीतने की तरह यह आसान आता है, आसान जाता है। वह इसका मूल्य नहीं जानता। कुछ भी मूल्यवान नहीं है जब तक कि इसके लिए प्रयास न करना पड़े। आत्मत्याग और मितव्ययिता के बिना धैर्य और दृढ़ता और उस पूंजी से शुरुआत करना जिसे आपने कमाया नहीं है, आप संचय करने में सफल होने के लिए निश्चित नहीं हैं। युवा पुरुषों को मृतकों के जूतों की प्रतीक्षा करने के बजाय उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि इन धनी वृद्ध लोगों की तरह मरने के मामले में कोई भी वर्ग इतना असावधान नहीं है, और यह भावी उत्तराधिकारियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा है। आज हमारे देश के 10 में से 9 धनी पुरुषों ने दृढ़ इच्छा शक्ति, उद्योग, दृढ़ता, मितव्ययिता और अच्छी आदतों के साथ गरीब लड़कों के रूप में जीवन की शुरुआत की। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, अपना पैसा बनाया और उसे बचाया, और यह धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टीफन गिरार्ड ने एक गरीब केबिन बॉय के रूप में जीवन की शुरुआत की और $9 मिलियन की संपत्ति के साथ मर गए। एटी स्टीवर्ट एक गरीब आयरिश लड़का था और वह प्रति वर्ष $1.5 मिलियन की आय पर कर चुकाता था। जॉन जैकब एस्टोर एक गरीब किसान लड़का था और 20 मिलियन की संपत्ति के साथ मर गया। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने स्टेटन द्वीप से न्यूयॉर्क तक नाव चलाने से जीवन की शुरुआत की। उन्होंने हमारी सरकार को $1 मिलियन की कीमत का स्टीमर भेंट किया और 50 मिलियन की संपत्ति के साथ मर गया। कहावत है, सीखने का कोई शाही रास्ता नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि यह उतना ही सच है। धन के लिए कोई शाही रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के लिए एक शाही रास्ता है। सीखने का रास्ता शाही है, वह रास्ता जो छात्र को अपनी बुद्धि का विस्तार करने और हर दिन अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करने में सक्षम बनाता है, जब तक कि बौद्धिक विकास की सुखद प्रक्रिया में वह सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने, सितारों को गिनने, पृथ्वी के हर अणु का विश्लेषण करने और आकाश को मापने में सक्षम नहीं हो जाता। यह एक शाही राजमार्ग है और यह यात्रा करने लायक एकमात्र रास्ता है। धन के मामले में भी यही बात है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, नियमों का अध्ययन करो और सबसे बढ़कर मानव स्वभाव का अध्ययन करो, क्योंकि मानवता का उचित अध्ययन मनुष्य ही है, और तुम पाओगे कि बुद्धि और मांसपेशियों का विस्तार करते हुए तुम्हारा विस्तृत अनुभव तुम्हें प्रतिदिन अधिक से अधिक मूलधन जमा करने में सक्षम बनाएगा, जो ब्याज और अन्य तरीकों से बढ़ता जाएगा, जब तक कि तुम
स्वतंत्रता की स्थिति में नहीं पहुंच जाते। तुम पाओगे, एक सामान्य बात के रूप में, कि गरीब लड़के अमीर हो जाते हैं और अमीर लड़के गरीब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमीर आदमी अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार के लिए एक बड़ी संपत्ति छोड़ जाता है। उसके सबसे बड़े बेटे, जिन्होंने उसकी संपत्ति कमाने में मदद की है, अनुभव से धन का मूल्य जानते हैं और वे अपनी विरासत लेते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। छोटे बच्चों के अलग अलग हिस्से ब्याज पर रखे जाते हैं और छोटे बच्चों के सिर पर थपथपाया जाता है और दिन में एक दर्जन बार कहा जाता है, तुम अमीर हो, तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम हमेशा जो चाहो पा सकते हो, क्योंकि तुम मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो। युवा उत्तराधिकारी को जल्द ही पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है। उसके पास बेहतरीन कपड़े और खिलौने हैं, उसे चीनी की मिठाइयों से भर दिया जाता है और लगभग दयालुता से मार दिया जाता है, और वह स्कूल से स्कूल जाता है, दुलारता है और खुशामद करता है। वह घमंडी और अहंकारी हो जाता है, अपने शिक्षकों को गाली देता है और हर चीज को अपने हाथ से संभालता है। वह पैसे के वास्तविक मूल्य के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने कभी पैसे नहीं कमाए हैं, लेकिन वह गोल्डन स्पून व्यवसाय के बारे में सब जानता है। कॉलेज में वह अपने गरीब सहपाठियों को अपने कमरे में आमंत्रित करता है, जहां वह उन्हें शराब पिलाता है और खाना खिलाता है। उसे बहलाया फुसलाया जाता है और उसे एक शानदार अच्छा अनुयायी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। वह अपने शिकार को रात का खाना देता है, अपने तेज घोड़ों को चलाता है, अपने दोस्तों को दावतों और पार्टियों में आमंत्रित करता है और बहुत सारे अच्छे समय बिताने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। वह रात को मौज मस्ती और व्यभिचार में बिताता है और अपने साथियों को परिचित गीत के साथ विदा करता है, हम सुबह तक घर नहीं जाएंगे। वह उन्हें साइन बोर्ड गिराने, उनके टिका से गेट हटाने और उन्हें पिछवाड़े और घोड़ों के तालाबों में फेंकने में अपने साथ शामिल करता है। यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वह उन्हें गिरा देता है, हवालात में ले जाया जाता है और खुशी खुशी बिल चुकाता है। आह, मेरे लड़कों, वह चिल्लाता है, अगर तुम खुद का आनंद नहीं ले सकते तो अमीर होने का क्या फायदा है? वह अधिक सच्चाई से कह सकता है, यदि आप खुद को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। लेकिन वह तेज है, धीमी चीजों से नफरत करता है और इसे नहीं देखता है। दूसरों के पैसे से लदे युवा लोग लगभग निश्चित रूप से अपनी सारी विरासत खो देते हैं और वे सभी प्रकार की बुरी आदतें अपना लेते हैं, जो अधिकांश मामलों में उनके स्वास्थ्य, पर्स और चरित्र को बर्बाद कर देती हैं। इस देश में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बाद आती है और आज के गरीब अगली पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में अमीर होते हैं। उनका अनुभव उन्हें आगे बढ़ाता है और वे अमीर बन जाते हैं, और वे अपने छोटे बच्चों के लिए बहुत सारा धन छोड़ जाते हैं। ये बच्चे विलासिता में पले बड़े होने के कारण अनुभवहीन होते हैं और गरीब हो जाते हैं, और लंबे अनुभव के बाद एक और पीढ़ी आती है और बदले में फिर से धन इकट्ठा करती है, और इस प्रकार इतिहास खुद को दोहराता है। और वह खुश है जो दूसरों के अनुभव को सुनकर उन चट्टानों और घाटियों से बचता है जिन पर बहुत से लोग बर्बाद हो गए हैं। इंग्लैंड में व्यवसाय ही व्यक्ति को बनाता है। यदि उस देश में कोई व्यक्ति मैकेनिक या कामगार है तो उसे सज्जन व्यक्ति नहीं माना जाता। महारानी विक्टोरिया के समक्ष मेरी पहली उपस्थिति के अवसर पर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने मुझसे पूछा कि जनरल टॉम थंब के माता पिता जीवन के किस क्षेत्र में थे। मैंने जवाब दिया, उसके पिता बढ़ई हैं। ओह, मैंने सुना था कि वह एक सज्जन व्यक्ति थे, महामहिम ने उत्तर दिया। इस गणतंत्रीय देश में आदमी ही व्यवसाय करता है, चाहे वह लोहार हो, मोची हो, किसान हो, बैंकर हो या वकील हो। जब तक उसका व्यवसाय वैध है, वह सज्जन हो सकता है। इसलिए कोई भी वैध व्यवसाय दोहरा आशीर्वाद है। यह उसमें लगे व्यक्ति की मदद करता है और दूसरों की भी मदद करता है। किसान अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन वह उस व्यापारी या मैकेनिक को भी लाभ पहुंचाता है जिसे उसके खेत के उत्पादों की जरूरत होती है। दर्जी न केवल अपने व्यापार से जीविका चलाता है, बल्कि वह किसान, पादरी और अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाता है जो अपना कपड़ा खुद नहीं बना सकते। लेकिन ये सभी वर्ग अक्सर सज्जन हो सकते हैं। महान महत्वाकांक्षा यह होनी चाहिए कि उसी व्यवसाय में लगे अन्य सभी लोगों से आगे बढ़ा जाए। एक कॉलेज छात्र जो स्नातक होने वाला था, उसने एक बूढ़े वकील से कहा,
मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मैं कौन सा पेशा अपनाऊंगा। क्या आपका पेशा पूर्ण है? बेसमेंट में बहुत भीड़ है, लेकिन ऊपर की मंजिलों में काफी जगह है। मजाकिया और सच्चा जवाब था। कोई भी पेशा, व्यापार या पेशा ऊपरी मंजिल में भीड़-भाड़ वाला नहीं है। जहां भी आपको सबसे ईमानदार और बुद्धिमान व्यापारी या बैंकर या सबसे अच्छा वकील, सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे अच्छा पादरी, सबसे अच्छा जूता बनाने वाला, बढ़ई या कुछ और मिलता है, उस व्यक्ति की सबसे अधिक तलाश होती है और उसके पास हमेशा करने के लिए बहुत कुछ होता है। एक राष्ट्र के रूप में अमेरिकी बहुत सतही हैं। वे जल्दी से अमीर बनने का प्रयास करते हैं और आम तौर पर अपना व्यवसाय उतना पर्याप्त और पूरी तरह से नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो कोई भी अपने क्षेत्र में दूसरों से बेहतर है, अगर उसकी आदतें अच्छी हैं और उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं है, तो उसे प्रचुर संरक्षण और स्वाभाविक रूप से धन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए अपना आदर्श वाक्य हमेशा उत्कृष्ट रखें, क्योंकि इसके अनुसार जीने से असफलता जैसा कोई शब्द नहीं होता है। कुछ उपयोगी सीखें। हर आदमी को अपने बेटे या बेटी को कोई उपयोगी व्यापार या पेशा सिखाना चाहिए, ताकि आज अमीर और कल गरीब होने की बदलती किस्मत के दिनों में उनके पास सहारा पाने के लिए कुछ ठोस साधन हो। यह प्रावधान कई लोगों को दुख से बचा सकता है, जो किसी अप्रत्याशित भाग्य के कारण अपने सारे साधन खो चुके हैं। आशा को प्रबल होने दें, लेकिन बहुत दूरदर्शी न बने। बहुत से लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं, क्योंकि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। हर प्रोजेक्ट उन्हें निश्चित सफलता की तरह लगता है और इसलिए वे एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में बदलते रहते हैं, हमेशा मुश्किल में, हमेशा हैरों के नीचे। अंडे से पहले मुर्गियां गिनने की योजना पुरानी तारीख की एक त्रुटि है, लेकिन यह उम्र के साथ सुधरती नहीं दिखती। अपनी शक्तियों को मत बिखेरो। केवल एक ही तरह के व्यवसाय में लगें और तब तक उस पर पूरी निष्ठा से डटे रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं, या जब तक कि आपका अनुभव यह न दिखा दे कि आपको इसे छोड़ देना चाहिए। एक कील पर लगातार ठोकने से आमतौर पर अंततः वह काम पूरा हो जाता है, ताकि उसे पक्का किया जा सके। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान एक ही वस्तु पर केंद्रित होता है, तो उसका दिमाग लगातार मूल्य में सुधार के सुझाव देता रहेगा, जो उससे तब छूट जाते जब उसका दिमाग एक ही समय में एक दर्जन अलग अलग विषयों पर लगा होता। एक समय में बहुत से कामों में लगे रहने के कारण कई बार एक व्यक्ति की किस्मत उसके हाथ से फिसल जाती है। एक ही समय में बहुत सारे कामों में लगे रहने के खिलाफ पुरानी चेतावनी में समझदारी है। व्यवस्थित रहें। पुरुषों को अपने व्यवसाय में व्यवस्थित होना चाहिए। जो व्यक्ति नियम से व्यवसाय करता है, हर काम के लिए समय और स्थान निर्धारित करता है, अपना काम समय पर करता है, वह लापरवाही और लापरवाही से काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में दुगुना काम और आधी परेशानी में काम पूरा कर सकता है। अपने सभी लेन देन में व्यवस्था लागू करके, एक समय में एक काम करके, हमेशा समय पर नियुक्तियों को पूरा करके आप मनोरंजन और मौज मस्ती के लिए समय निकाल पाते हैं। जबकि जो व्यक्ति एक काम को आधा करके फिर किसी और काम में लग जाता है और आधा काम कर लेता है, उसका व्यवसाय अस्त व्यस्त हो जाता है और उसे कभी पता नहीं चलता कि उसका दिन का काम कब पूरा हुआ, क्योंकि वह कभी पूरा नहीं होगा। बेशक इन सभी नियमों की एक सीमा होती है। हमें मध्यम स्तर बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत व्यवस्थित होना भी एक चीज है। उदाहरण के लिए, ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जो चीजों को इतनी सावधानी से रखते हैं कि वे उन्हें फिर कभी नहीं पा सकते। यह वॉशिंगटन में लाल फीताशाही की औपचारिकता और श्री डिकेंस के सर्कमलोक्यूशन ऑफिस की तरह है। सब सिद्धांत और कोई परिणाम नहीं। जब न्यूयॉर्क शहर में एस्टोर हाउस की शुरुआत हुई थी, तो यह निस्संदेह देश का सबसे अच्छा होटल था। होटल के मालिकों ने यूरोप में होटलों के बारे में बहुत कुछ सीखा था और जमींदारों को इस कठोर व्यवस्था पर गर्व था, जो उनके महान प्रतिष्ठान के हर विभाग में व्याप्त थी। जब रात के 12 बजते थे और आसपास बहुत से मेहमान होते थे, तो मालिकों में से एक कहता था, उस घंटी को छुओ जॉन। और 2 मिनट में 60 नौकर, प्रत्येक हाथ में पानी की बाल्टी लिए, हॉल में उपस्थित होते थे। यह जमींदार ने अपने मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी अग्नि घंटी है। यह आपको दिखाएगी कि हम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। हम सब कुछ व्यवस्थित रूप से करते हैं।
यह शहर में क्रोटन जल शुरू होने से पहले की बात है, लेकिन वे कभी कभी अपनी व्यवस्था को बहुत आगे तक ले जाते थे। एक बार जब होटल में मेहमानों की भीड़ थी, तो एक वेटर अचानक अस्वस्थ हो गया, और हालांकि होटल में 50 वेटर थे, जमींदार ने सोचा कि उसके पास सभी वेटर होने चाहिए, अन्यथा उसकी व्यवस्था में बाधा आएगी। खाने के समय से ठीक पहले वह सीढ़ियों से नीचे भागा और बोला, एक और वेटर होना चाहिए, मेरे पास एक वेटर कम है, मैं क्या कर सकता हूँ? संयोग से उसे बूट्स नामक आयरिश व्यक्ति दिखाई दिया। पैट, उसने कहा, अपने हाथ और चेहरा धो लो। वह सफेद एप्रन पहनो और 5 मिनट में डाइनिंग रूम में आ जाओ। कुछ ही देर में पैट अपेक्षित रूप से प्रकट हुआ और मालिक ने कहा, अब पैट, तुम्हें इन 2 कुर्सियों के पीछे खड़ा होना चाहिए और उन सज्जनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो उन पर बैठेंगे। क्या तुमने कभी वेटर का काम किया है? मुझे इसके बारे में सब पता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आयरिश पायलट की तरह एक अवसर पर जब कप्तान ने सोचा कि वह अपने मार्ग से काफी भटक गया है, तो उसने पूछा, क्या तुम सच में समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? पैट ने जवाब दिया, जरूर, और मैं चैनल की हर चट्टान को जानता हूं। उसी क्षण एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ जहाज एक चट्टान से टकराया। आ, बे, जबर्स, और यह उनमें से एक है। पायलट ने जारी रखा, लेकिन भोजन कक्ष में वापस लौटना था। पैट, मकान मालिक ने कहा, यहाँ हम सब कुछ व्यवस्थित रूप से करते हैं। आपको पहले सज्जनों को प्रत्येक को सूप की एक प्लेट देनी चाहिए, और जब वे इसे खत्म कर लें तो उनसे पूछें कि वे आगे क्या लेंगे। पैट ने उत्तर दिया, आह, और मैं प्रणाली के गुणों को अच्छी तरह समझता हूँ। बहुत जल्द मेहमान आ गए। उनके सामने सूप की प्लेटें रखी गईं। पैट के 2 सज्जनों में से एक ने अपना सूप खा लिया, दूसरे को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा, वेटर, यह प्लेट ले जाओ और मेरे लिए कुछ मछली लाओ। पैट ने सूप की बिना चखी प्लेट को देखा और व्यवस्था के संबंध में मकान मालिक के निर्देशों को याद करते हुए कहा, जब तक तुम खा नहीं लेते तब तक नहीं वर्ष सुपे। बेशक यह सिस्टम को बहुत दूर ले जाना था। समाचार पत्र पढ़ें, हमेशा एक भरोसेमंद अखबार लें और इस तरह दुनिया के लेन देन के बारे में पूरी जानकारी रखें। जो अखबार के बिना है वह अपनी प्रजाति से अलग हो जाता है। टेलीग्राफ और भाप के इन दिनों में व्यापार की हर शाखा में कई महत्वपूर्ण आविष्कार और सुधार किए जा रहे हैं, और जो अखबारों से सलाह नहीं लेता वह जल्द ही खुद को और अपने व्यवसाय को ठंड में छोड़ देगा। बाहरी कार्रवाइयों से सावधान रहें। हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत धन कमाया है, लेकिन अचानक गरीब हो जाते हैं। कई मामलों में यह असंयम से होता है, और अक्सर जुआ खेलने और अन्य बुरी आदतों से। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी तरह के बाहरी कामों में लगा होता है। जब वह अपने वैध व्यवसाय में अमीर हो जाता है, तो उसे एक बड़े सट्टे के बारे में बताया जाता है जहां वह हजारों का स्कोर बना सकता है। वह अपने दोस्तों से लगातार खुश होता है, जो उसे बताते हैं कि वह भाग्यशाली पैदा हुआ है, कि वह जो कुछ भी छूता है वह सोना बन जाता है। अब अगर वह भूल जाता है कि उसकी किफ़ायती आदतें, उसका आचरण और एक व्यवसाय के प्रति व्यक्तिगत ध्यान जिसे वह समझता था, ने उसे जीवन में सफलता दिलाई, तो वह मोहिनी आवाज़ों पर ध्यान देगा। वह कहता है, मैं $20,000 लगाऊंगा, मैं भाग्यशाली रहा हूं और मेरा सौभाग्य मुझे जल्द ही $60,000 वापस दिलाएगा। कुछ दिन बीतने पर उसे पता चलता है कि उसे $10,000 और लगाने होंगे। इसके तुरंत बाद उसे बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन कुछ मामलों के बारे में पहले से नहीं सोचा गया था, जिसके लिए उसे $20,000 और देने होंगे, जिससे उसे अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि उसे एहसास हो, बुलबुला फूट जाता है। वह सब कुछ खो देता है जो उसके पास था, और तब उसे वह पता चलता है जो उसे पहले ही पता होना चाहिए था, कि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में कितना भी सफल क्यों न हो, यदि वह उससे विमुख हो जाता है और किसी ऐसे व्यवसाय में लग जाता है जिसे वह नहीं समझता, तो वह शिमशोन के समान हो जाता है जब उसके बाल झड़ जाते हैं और उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, और वह अन्य लोगों के समान हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, तो उसे हर उस चीज में कुछ निवेश करना चाहिए जो सफलता का वादा करती हो और जो संभवतः मानव जाति को लाभ पहुंचाएगी। लेकिन इस प्रकार निवेश की गई राशि मध्यम होनी चाहिए
और कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी वैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को उन चीजों में निवेश करके मूर्खतापूर्वक खतरे में नहीं डालना चाहिए जिनका उसे कोई अनुभव नहीं है। बिना सुरक्षा के इंडोर्स न करें। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति, चाहे वह उसका पिता हो या भाई, के लिए बिना किसी अच्छी सुरक्षा के कभी भी नोट पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए या सुरक्षा नहीं बनवानी चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जितना वह खोने का जोखिम उठा सकता है और जिसकी उसे कोई परवाह नहीं है। यहाँ एक आदमी है जिसकी संपत्ति $20,000 है। वह एक समृद्ध विनिर्माण या व्यापारिक व्यापार कर रहा है। आप सेवानिवृत्त हैं और अपने पैसे पर जी रहे हैं। वह आपके पास आता है और कहता है, आप जानते हैं कि मेरी संपत्ति $20,000 है और मुझ पर $1 का भी कर्ज नहीं है। यदि मेरे पास $5,000 नकद होते तो मैं एक निश्चित मात्रा में सामान खरीद सकता था और कुछ महीनों में अपना पैसा 2 गुना कर सकता था। क्या आप उस राशि के लिए मेरे नोट पर हस्ताक्षर करेंगे? आप सोचते हैं कि वह $20,000 का है और आप उसके नोट पर हस्ताक्षर करके कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। आप उसे सुविधा देना चाहते हैं और आप सुरक्षा प्राप्त करने की सावधानी बरते बिना अपना नाम उधार देते हैं। कुछ ही समय बाद वह आपको आपका हस्ताक्षर रद्द किए गए नोट को दिखाता है और आपको बताता है, शायद सच में उसने ऑपरेशन से वह लाभ कमाया जिसकी उसे उम्मीद थी। आप सोचते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है और यह विचार आपको खुश करता है। धीरे धीरे वही बात फिर से होती है और आप इसे फिर से करते हैं। आपने पहले ही अपने दिमाग में यह धारणा बना ली है कि बिना सुरक्षा के उसके नोट पर हस्ताक्षर करना पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन परेशानी यह है कि इस आदमी को पैसे बहुत आसानी से मिल रहे हैं। उसे बस आपका नोट बैंक ले जाना है, उसे डिस्काउंट करवाना है और नकद ले लेना है। उसे बिना किसी प्रयास के कुछ समय के लिए पैसे मिल जाते हैं, खुद को असुविधा नहीं होती। अब परिणाम देखें। उसे अपने व्यवसाय के बाहर सट्टेबाजी का मौका दिखता है। केवल $10,000 का अस्थायी निवेश चाहिए। बैंक में नोट जमा होने से पहले यह वापस आ जाना निश्चित है। वह आपके सामने उस राशि का नोट रखता है। आप उस पर लगभग यंत्रवत हस्ताक्षर कर देते हैं, इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हुए कि आपका मित्र जिम्मेदार और भरोसेमंद है। आप उसके नोटों को स्वाभाविक बात के रूप में स्वीकार करते हैं। दुर्भाग्य से सट्टेबाजी उतनी जल्दी चरम पर नहीं पहुंचती जितनी की उम्मीद थी और अंतिम नोट के भुगतान के लिए एक और $10,000 का नोट भुनाना पड़ता है। इस नोट के परिपक्व होने से पहले ही सट्टेबाजी पूरी तरह विफल साबित हो जाती है और सारा पैसा डूब जाता है। क्या हारने वाला अपने दोस्त एंडोर्सर को बताता है कि उसने अपनी आधी संपत्ति खो दी है? बिल्कुल नहीं। वह यह भी नहीं बताता कि उसने सट्टेबाजी की है, लेकिन वह उत्साहित हो गया है। सट्टेबाजी की भावना ने उसे जकड़ लिया है। वह दूसरों को इस तरह से बड़ी रकम कमाते हुए देखता है। हम हारने वालों के बारे में शायद ही कभी सुनते हैं और अन्य सट्टेबाजों की तरह वह अपना पैसा वहीं खोजता है जहां वह उसे खोता है। वह फिर से कोशिश करता है। एंडोर्सिंग नोट आपके लिए पुरानी आदत बन गई है और हर हार पर वह आपसे अपनी मनचाही राशि के लिए हस्ताक्षर करवाता है। अंत में आपको पता चलता है कि आपके दोस्त ने अपनी और आपकी सारी संपत्ति खो दी है। आप आश्चर्य और दुख से अभिभूत हैं और आप कहते हैं, यह एक कठिन बात है। मेरे दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन आपको यह भी कहना चाहिए, मैंने उसे भी बर्बाद कर दिया है। यदि आपने पहले ही कहा होता, मैं आपको सुविधा प्रदान करूंगा, लेकिन मैं पर्याप्त सुरक्षा लिए बिना कभी भी समर्थन नहीं करता, तो वह अपनी सीमा से आगे नहीं जा सकता था और वह कभी भी अपने वैध व्यवसाय से दूर नहीं जा सकता था। इसलिए किसी भी समय लोगों को बहुत आसानी से धन प्राप्त करने देना बहुत खतरनाक बात है। यह उन्हें खतरनाक सट्टेबाजी के लिए लुभाता है, यदि इससे अधिक कुछ नहीं। सुलेमान ने सही कहा, वह जो घृणा करता हैज मानत पक्की है। इसीलिए व्यवसाय शुरू करने वाले युवा व्यक्ति के साथ ऐसा ही है। उसे पैसे कमाकर उसका मूल्य समझने दें। जब वह उसका मूल्य समझ जाए तो उसे व्यवसाय शुरू करने में थोड़ी मदद करें। लेकिन याद रखें, जो लोग बहुत आसानी से पैसा कमाते हैं वे आम तौर पर सफल नहीं हो पाते। आपको उन डॉलर का मूल्य समझने के लिए पहले डॉलर को कड़ी मेहनत से और कुछ त्याग करके प्राप्त करना होगा। अपने व्यवसाय का विज्ञापन करें। हम सभी अपने समर्थन के लिए कमोबेश जनता पर निर्भर हैं। हम सभी जनता के साथ व्यापार करते हैं। वकील, डॉक्टर, मोची, कलाकार, लोहार, शोमैन
ओपेरा के कलाकार, रेल रोड प्रेसिडेंट और कॉलेज के प्रोफेसर, जो लोग जनता के साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि उनका सामान मूल्यवान हो, कि वह असली हो और संतुष्टि दे। जब आपको कोई ऐसा सामान मिले जिसके बारे में आपको पता हो कि वह आपके ग्राहकों को पसंद आएगा, और जब वे उसे आजमाएंगे तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपने पैसे का मूल्य प्राप्त कर लिया है, तो इस तथ्य को बता दें कि आपको वह मिल गया है। किसी न किसी रूप में इसका विज्ञापन करने में सावधानी बरतें, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति के पास बिक्री के लिए बहुत अच्छी वस्तु है और किसी को पता नहीं है, तो इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। इस तरह के देश में जहां लगभग हर कोई पढ़ता है और जहां 5,000 से 2 लाख तक के संस्करणों में समाचार पत्र प्रकाशित और प्रसारित होते हैं, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा यदि विज्ञापन में जनता तक पहुंचने के लिए इस चैनल का लाभ न उठाया जाए। एक समाचार पत्र परिवार में जाता है और पत्नी और बच्चे, साथ ही घर का मुखिया इसे पढ़ते हैं, इसलिए सैकड़ों और हजारों लोग आपके विज्ञापन को पढ़ सकते हैं, जबकि आप अपने नियमित व्यवसाय में व्यस्त हैं। कई लोग शायद इसे तब भी पढ़ते हैं जब आप सो रहे होते हैं। जीवन का पूरा दर्शन है, पहले बो, फिर काटो। किसान यही करता है। वह अपने आलू और मक्का बोता है और अपना अनाज बोता है और फिर कुछ और करता है, और वह समय आता है जब वह काटता है, लेकिन वह पहले कभी नहीं काटता और बाद में बोता है। यह सिद्धांत सभी प्रकार के व्यवसाय पर लागू होता है और विज्ञापन से ज्यादा किसी और चीज पर लागू नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई असली वस्तु है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इस तरह से जनता के लिए बोए से ज्यादा फायदेमंद हो सके। बेशक उसके पास वाकई एक अच्छी वस्तु होनी चाहिए, और ऐसी जो उसके ग्राहकों को खुश करे। कोई भी नकली चीज हमेशा सफल नहीं होगी, क्योंकि जनता कई लोगों की कल्पना से ज्यादा समझदार होती है। पुरुष और महिलाएं स्वार्थी होते हैं, और हम सभी वहीं खरीदना पसंद करते हैं जहां हमें अपने पैसे के लिए सबसे ज्यादा मिल सके, और हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कहां कर सकते हैं। आप किसी नकली वस्तु का विज्ञापन कर सकते हैं और कई लोगों को एक बार फोन करके उसे खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन वे आपको धोखेबाज और ठग के रूप में बदनाम कर देंगे, और आपका व्यवसाय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप गरीब हो जाएंगे। यह सही है। बहुत कम लोग सुरक्षित रूप से संयोग से मिलने वाले ग्राहक पर निर्भर रह सकते हैं। आप सभी को अपने ग्राहकों को वापस लाने और फिर से खरीदने की आवश्यकता है। एक आदमी ने मुझसे कहा, मैंने विज्ञापन करने की कोशिश की है और सफल नहीं हुआ, फिर भी मेरे पास एक अच्छा लेख है। मैंने जवाब दिया, मेरे मित्र, सामान्य नियम के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप विज्ञापन कैसे देते हैं? सर, विज्ञापन सीखने जैसा है, थोड़ा सीखना भी खतरनाक है। एक फ्रांसीसी लेखक कहते हैं कि अखबार का पाठक किसी साधारण विज्ञापन का पहला उल्लेख नहीं देखता। दूसरा प्रविष्टि वह देखता है, लेकिन पढ़ता नहीं। तीसरा प्रविष्टि वह पढ़ता है। चौथा प्रविष्टि वह कीमत देखता है। पांचवा प्रविष्टि वह अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करता है। छठा प्रविष्टि वह खरीदने के लिए तैयार होता है, और सातवां प्रविष्टि वह खरीदता है। विज्ञापन में आपका उद्देश्य जनता को यह समझाना है कि आप क्या बेचना चाहते हैं, और यदि आप में विज्ञापन जारी रखने का साहस नहीं है जब तक कि आप वह जानकारी नहीं दे देते, तो आपका सारा खर्चा बर्बाद हो जाएगा। आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने सज्जन से कहा कि यदि वह उसे 10 सेंट दे तो वह $1 बचा लेगा। मैं इतनी छोटी राशि से आपकी इतनी मदद कैसे कर सकता हूं? सज्जन ने आश्चर्य से पूछा। मैंने आज सुबह शराब पीने के पूरे इरादे से शुरुआत की। उस आदमी ने हिचकी ली। और मैंने अपना एकमात्र डॉलर इस उद्देश्य को पूरा करने में खर्च कर दिया, और यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। व्हिस्की के 10 सेंट और पीने से ही काम चल जाएगा, और इस तरह मैं पहले से खर्च किए गए डॉलर को बचा लूंगा। इसलिए जो व्यक्ति विज्ञापन देता है, उसे तब तक विज्ञापन देते रहना चाहिए जब तक जनता को यह पता न चल जाए कि वह कौन है और क्या है, तथा उसका व्यवसाय क्या है। अन्यथा विज्ञापन में लगाया गया धन नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों में एक ऐसा अद्भुत हुनर होता है कि वे एक ऐसा आकर्षक विज्ञापन लिख सकते हैं जो पहली नजर में ही पाठक का ध्यान अपनी ओर खींच ले। बेशक यह तथ्य विज्ञापनदाता को बहुत फायदा पहुंचाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी खिड़की पर किसी अनोखे चिन्ह या किसी अनोखी चीज के जरिए खुद को लोकप्रिय बनाता है,
हाल ही में मैंने एक दुकान के सामने फुटपाथ पर एक झूला लगा हुआ देखा, जिस पर सादे अक्षरों में लिखा था, दूसरी तरफ मत पढ़ो। बेशक, मैंने ऐसा किया और बाकी सभी ने भी ऐसा किया, और मुझे पता चला कि उस आदमी ने पहले इस तरह से अपने व्यापार के लिए जनता को आकर्षित करके और फिर उसके बाद अपने ग्राहकों का अच्छा इस्तेमाल करके पूरी आज़ादी हासिल की थी। जेनिन हैट बनाने वाले ने नीलामी में जेनी लिंड का पहला टिकट $225 में खरीदा, क्योंकि वह जानता था कि यह उसके लिए एक अच्छा विज्ञापन होगा। बोली लगाने वाला कौन है? नीलामीकर्ता ने कैसल गार्डन में उस टिकट को खटखटाते हुए पूछा। जेनिन हैट बनाने वाला, जवाब था। यहाँ 5वें एवेन्यू से और दूर दराज के शहरों से हजारों लोग आए थे जो जीवन के सर्वोच्च पदों पर थे। जेनिन हैट बनाने वाला कौन है? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अगली सुबह अखबारों और टेलीग्राफ ने मेन से टेक्सास तक तथ्यों को प्रसारित किया, और 5 से 10 मिलियन लोगों ने पढ़ा कि जेनी लिंड के पहले संगीत कार्यक्रम के लिए नीलामी में बेचे गए टिकटों की कीमत लगभग $20,000 थी, और एक टिकट $225 में जेनिन हैट बनाने वाले को बेचा गया था। पूरे देश में पुरुषों ने अनजाने में अपनी टोपियां उतार दीं, यह देखने के लिए कि उनके सिर पर जेनिन की टोपी है या नहीं। आयोवा के एक कस्बे में पाया गया कि डाकघर के आसपास की भीड़ में एक आदमी के पास जेनिन टोपी थी, और उसने इसे जीत के साथ दिखाया, हालांकि यह घिसी पिटी थी और 2 सेंट की भी नहीं थी। क्यों? एक आदमी ने कहा, तुम्हारे पास असली जेनिन टोपी है, तुम कितने भाग्यशाली हो। दूसरे आदमी ने कहा, उस टोपी को संभाल कर रखो, यह तुम्हारे परिवार में एक मूल्यवान विरासत होगी। भीड़ में एक और आदमी, जो इस सौभाग्य के स्वामी से ईर्ष्या करता हुआ लग रहा था, बोला, आओ, हम सबको एक मौका दो, इसे नीलामी में लगाओ। उसने ऐसा किया और इसे $9.50 में यादगार के तौर पर बेच दिया गया। श्री जेनिन के लिए इसका क्या परिणाम हुआ? उन्होंने पहले 6 वर्षों में प्रतिवर्ष 10,000 अतिरिक्त टोपियां बेचीं। 9-10वें खरीदारों ने शायद जिज्ञासा से उनसे टोपियां खरीदीं, और उनमें से कई ने पाया कि उन्होंने उन्हें उनके पैसे के बराबर की टोपियां दीं, इसलिए वे उनके नियमित ग्राहक बन गए। इस अनोखे विज्ञापन ने सबसे पहले उनका ध्यान आकर्षित किया, और फिर जब उसने एक अच्छा लेख लिखा तो वे पुनः आए। अब मैं यह नहीं कहता कि हर किसी को श्री जेनिन की तरह विज्ञापन देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास बिक्री के लिए सामान है और वह किसी तरह से उसका विज्ञापन नहीं करता है, तो संभावना है कि किसी दिन शेरिफ उसके लिए ऐसा कर देगा। नहीं, मैं यह कहता हूं कि हर किसी को अखबार में विज्ञापन देना चाहिए या वास्तव में प्रिंटर की स्याही का उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत, हालांकि वह लेख अधिकांश मामलों में अपरिहार्य है, फिर भी डॉक्टर और पादरी और कभी-कभी वकील और कुछ अन्य किसी अन्य तरीके से जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है, उन्हें किसी तरह से जाना जाना चाहिए, अन्यथा उनका समर्थन कैसे किया जा सकता है? अपने ग्राहकों के प्रति विनम्र और दयालु रहें। विनम्रता और शिष्टाचार व्यापार में निवेश की गई सबसे अच्छी पूंजी है। बड़े स्टोर, गिल्ट साइन, ज्वलंत विज्ञापन, ये सब बेकार साबित होंगे यदि आप या आपके कर्मचारी अपने ग्राहकों के साथ अचानक व्यवहार करते हैं। सच तो यह है कि एक व्यक्ति जितना दयालु और उदार होगा, उसे उतना ही अधिक संरक्षण मिलेगा। जैसा मिलता है वैसा ही मिलता है। जो व्यक्ति कम से कम कीमत पर एक समान गुणवत्ता का सबसे अधिक सामान देता है, फिर भी अपने लिए लाभ सुरक्षित रखता है, वह आमतौर पर लंबे समय में सबसे सफल होता है। यह हमें सुनहरे नियम पर ले जाता है। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ करो, और वे तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करेंगे, बजाय इसके कि तुम हमेशा उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुम उनसे कम से कम रिटर्न के लिए अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हो। जो लोग अपने ग्राहकों के साथ तीखे सौदे करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि उन्हें उनसे फिर कभी मिलने की उम्मीद नहीं है, वे गलत नहीं होंगे। वे उन्हें फिर कभी ग्राहक के रूप में नहीं देखेंगे। लोग पैसे देकर लात खाना पसंद नहीं करते। मेरे संग्रहालय के एक द्वारपाल ने एक बार मुझसे कहा था कि वह व्याख्यान कक्ष में मौजूद किसी व्यक्ति को बाहर आते ही कोड़े मारने की योजना बना रहा है। किस लिए? मैंने पूछा। क्योंकि उसने कहा था कि मैं कोई सज्जन व्यक्ति नहीं हूं, द्वारपाल ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, मैंने कहा। वह इसके लिए पैसे देता है
और आप उसे कोड़े मारकर यह विश्वास नहीं दिला सकते कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। मैं एक ग्राहक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। यदि आप उसे कोड़े मारेंगे तो वह फिर कभी संग्रहालय नहीं आएगा और वह अपने दोस्तों को इस जगह के बजाय मनोरंजन के अन्य स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित करेगा। और इस प्रकार आप देखिए, मैं एक गंभीर रूप से असफल व्यक्ति हो जाऊंगा। लेकिन उसने मेरा अपमान किया, द्वारपाल ने बुदबुदाया। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। और यदि वह संग्रहालय का मालिक था और आपने उसे वहां जाने के विशेषाधिकार के लिए भुगतान किया था और फिर उसने आपका अपमान किया था, तो आपके नाराज होने का कोई कारण हो सकता है। लेकिन इस मामले में वह व्यक्ति है जो भुगतान करता है, जबकि हम प्राप्त करते हैं, और इसलिए आपको उसके बुरे व्यवहार को सहन करना होगा। मेरे सहायक ने हंसते हुए कहा कि निस्संदेह यही सही नीति है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि मेरे हित को बढ़ावा देने के लिए उनसे दुर्व्यवहार किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो उन्हें वेतन वृद्धि पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। दानशील बने। बेशक, लोगों को दान करना चाहिए, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है और उन्हें खुशी भी मिलती है। लेकिन नीतिगत तौर पर भी, अगर आपके पास कोई उच्च प्रेरणा नहीं है, तो आप पाएंगे कि उदार व्यक्ति को संरक्षण मिलेगा, जबकि घिनौने, दान न करने वाले कंजूस व्यक्ति से लोग दूर रहेंगे। सुलेमान कहते हैं, कुछ लोग तो बिखराते हैं फिर भी बढ़ते हैं, और कुछ लोग तो आवश्यकता से अधिक रोकते हैं, परंतु इससे दरिद्रता आती है। निस्संदेह सच्चा दान वही है जो हृदय से किया जाता है। सबसे अच्छा दान उन लोगों की मदद करना है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं। दान देने वाले की योग्यता की जांच किए बिना बेतहाशा दान देना हर दृष्टि से बुरा है। लेकिन जो लोग अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें खोजकर चुपचाप उनकी मदद करना, वह दान है जो बिखरता है और फिर भी बढ़ता है। लेकिन इस विचार में मत पड़ो कि कुछ लोग भूखे को आलू की जगह प्रार्थना और रोटी की जगह आशीर्वाद देने का अभ्यास करते हैं। खाली पेट की तुलना में भरे पेट वाले ईसाई बनाना आसान है। बकबक मत करो। कुछ लोगों को अपने व्यापार के रहस्यों को बताने की मूर्खतापूर्ण आदत होती है। अगर वे पैसे कमाते हैं तो वे अपने पड़ोसियों को यह बताना पसंद करते हैं कि यह कैसे किया गया। इससे कुछ हासिल नहीं होता और अक्सर बहुत कुछ खो जाता है। अपने लाभ, अपनी आशाओं, अपनी अपेक्षाओं, अपने इरादों के बारे में कुछ न कहें। और यह पत्रों के साथ साथ बातचीत पर भी लागू होना चाहिए। गोएथे ने मेफिस्टोफिल्स से कहा, कभी भी पत्र न लिखें और न ही उसे नष्ट करें। व्यवसायियों को पत्र लिखना चाहिए, लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे उनमें क्या डालते हैं। यदि आप पैसे खो रहे हैं तो विशेष रूप से सावधान रहें और इसके बारे में न बताएं, अन्यथा आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। अपनी अखंडता को बनाए रखें। यह हीरे या माणिक से भी अधिक कीमती है। बूढ़े कंजूस ने अपने बेटों से कहा, पैसा कमाओ। अगर तुम पा सको तो ईमानदारी से कमाओ, लेकिन पैसा कमाओ। यह सलाह न केवल क्रूर रूप से दुष्ट थी, बल्कि यह मूर्खता का सार थी। यह कहने के बराबर थी, अगर तुम्हें ईमानदारी से पैसा कमाना मुश्किल लगता है, तो तुम इसे आसानी से बेईमानी से पा सकते हो। इसे इस तरह से पाओ। बेचारे मूर्ख, यह नहीं जानते कि जीवन में सबसे कठिन काम बेईमानी से पैसा कमाना है। यह नहीं जानते कि हमारी जेलें ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने इस सलाह का पालन करने का प्रयास किया। यह नहीं समझते कि कोई भी व्यक्ति बेईमान नहीं हो सकता, जल्दी ही पकड़ा जाए, और जब उसकी सिद्धांतहीनता का पता चलता है तो सफलता के लगभग हर रास्ते उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जनता बहुत उचित रूप से उन सभी से दूर रहती है जिनकी ईमानदारी पर संदेह होता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विनम्र और सुखद और मिलनसार क्यों ना हो, हम में से कोई भी उसके साथ व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता अगर हमें झूठे वजन और माप का संदेह हो। सख्त ईमानदारी न केवल जीवन में, आर्थिक रूप से सभी सफलताओं की नींव पर है, बल्कि हर दूसरे मामले में भी। चरित्र की अडिग ईमानदारी अमूल्य है। यह अपने धारक को शांति और आनंद प्रदान करती है, जो इसके बिना प्राप्त नहीं हो सकती, जिसे कोई भी धन या घर और जमीन नहीं खरीद सकती। एक व्यक्ति जो सख्त ईमानदार के रूप में जाना जाता है, वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसके पास पूरे समुदाय का पैसा होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर वह उधार लिया हुआ पैसा वापस करने का वादा करता है तो वह उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। इसलिए स्वार्थ के मामले में अगर किसी व्यक्ति के पास ईमानदार होने का कोई उच्च उद्देश्य नहीं है,
तो सभी पाएंगे फ्रैंकलिन का यह कथन कभी भी सच नहीं हो सकता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अमीर बनना हमेशा सफल होने के बराबर नहीं होता। बहुत से अमीर गरीब आदमी हैं, जबकि बहुत से ईमानदार और धर्मपरायण पुरुष और महिलाएं हैं जिनके पास कभी इतना पैसा नहीं रहा जितना कुछ अमीर लोग एक सप्ताह में उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी वे वास्तव में किसी भी ऐसे आदमी से ज्यादा अमीर और खुश हैं जो अपने अस्तित्व के उच्च नियमों का उल्लंघन करते हुए कभी नहीं हो सकता। धन के प्रति अत्यधिक प्रेम निस्संदेह सभी बुराइयों की जड़ हो सकता है और है, लेकिन जब धन का उचित उपयोग किया जाता है तो यह न केवल घर में रखने के लिए एक उपयोगी वस्तु है, बल्कि इसके धारक को मानवीय सुख और मानवीय प्रभाव के दायरे को बढ़ाने में सक्षम बनाकर हमारी जाति को आशीर्वाद देने की संतुष्टि प्रदान करता है। धन की इच्छा लगभग सार्वभौमिक है और कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह प्रशंसनीय नहीं है, बशर्ते कि इसका स्वामी अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करे और इसे मानवता के मित्र के रूप में उपयोग करे। धन कमाने का इतिहास, जो वाणिज्य है, सभ्यता का इतिहास है, और जहां भी व्यापार सबसे अधिक फला फूला है, वहां भी कला और विज्ञान ने सबसे उत्तम फल उत्पन्न किए हैं। वास्तव में एक सामान्य बात के रूप में धन कमाने वाले लोग हमारी जाति के उपकारक हैं। हम अपनी शिक्षा और कला के संस्थानों, अकादमियों, कॉलेजों और चर्चों के लिए बहुत हद तक उनके आर्नी हैं। यह कहना कि कभी-कभी धन की इच्छा या उसके कब्जे के खिलाफ कोई तर्क नहीं है, जो केवल संचय के लिए धन जमा करते हैं और जो अपनी पहुंच में आने वाली हर चीज को हथियाने से बढ़कर कोई उच्च आकांक्षा नहीं रखते हैं। जैसे कभी-कभी धर्म में पाखंडी और राजनीति में दुष्प्रचारक होते हैं, वैसे ही धन कमाने वालों में भी कभी-कभी कंजूस होते हैं। हालांकि ये सामान्य नियम के अपवाद मात्र हैं, लेकिन जब इस देश में हमें कंजूस जैसी परेशानी और बाधा देखने को मिलती है, तो हम कृतज्ञता के साथ याद करते हैं कि अमेरिका में हमारे पास ज्येष्ठाधिकार का कोई कानून नहीं है और प्रकृति के नियत समय में वह समय आएगा जब संचित धूल को मानव जाति के लाभ के लिए बिखेर दिया जाएगा। इसलिए मैं सभी पुरुषों और महिलाओं से ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी से पैसा कमाएं और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि शेक्सपियर ने सच ही कहा है, जो पैसा, साधन और संतुष्टि चाहता है, उसके पास 3 अच्छे दोस्त नहीं हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।